भारतीय संस्कृति के कुछ घटनाएं जो करंट में रही थी उनको देखते हैं और उन्हीं के बेस पर आप इनके जो बेसिक है उसको एक बार ढंग से देख लेना। उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बेसिक है इसमें ज़्यादा उसको विस्तार से नहीं दिया जाएगा, आप सिर्फ उसमें बेसिक से देख लेना एक बार। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले मूर्तिकला और स्थापत्य कला के अंतर्गत जो चीज़ें हाईलाइट रही थी उसमें पहला आता है सबसे फेमस मंदिर है उड़ीसा का, आपको पता है लिंगराज मंदिर। क्योंकि हाल ही में उड़ीसा ने इसको क्या किया है, उड़ीसा सरकार ने 11वीं शताब्दी का है, आपको पता है लिंगराज। इसके 350 वर्ष प्राचीन जो संरचनात्मक स्वरूप, मतलब ये इसका ध्यान रखना निर्माण ऐसा नहीं 11वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ, लेकिन समय समय के बाद इसका और भी नया नया मंदिर नई नई चीज़ें बनती रही। लास्ट इसका जो डेवलप हुआ था वो 350 ईस्वी पूर्व हुआ था, मतलब 350 साल पहले हुआ था। तो इसकी कुछ चीज़ों को पुनर्सज्जा करने की घोषणा, मतलब इनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन करवा रहे हैं कुछ चीज़ों को, तो उसकी घोषणा हाल ही में की है। इसलिए करंट में लिंगराज मंदिर के बारे में अगर जानते हो तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि सोम, आपको पता है 11वीं शताब्दी का है। सोम वंश के शासक ययाति केसरी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, जिसे आगे गंग वंश के द्वारा इसका और ज़्यादा परिवर्धन कराया गया था। सबसे पहले नींव इसकी सोम वंश ने रखी, फिर निर्माण इसका आगे गंग वंश ने रखा था। ये मंदिर है, ये मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है, अर्थात ये शैववाद और वैष्णववाद के सामंजस्य का प्रतीक है। इसकी अगर देखें तो इसमें शिखर की ऊंचाई, जैसे ओडिसी में ध्यान रखना, ओडिसी जो शैली है उसमें शिखर को देउल कहा जाता है। तो शिखर की ऊंचाई 180 फीट है तथा यह भुवनेश्वर मंदिर में स्थापित कला की पराकाष्ठा को दर्शाता है, जो मंदिर स्थापित कला की कलिंग शैली का एक उद्गम। यानी कि इस उड़ीसा में आपको पता है स्थापित कला की एक शैली चलती है जिसे बोलते हैं कलिंग शैली, और ध्यान रखना नागर शैली का ही एक भाग है। जो नागर शैली चलती थी उत्तर भारत के अंतर्गत मंदिर स्थापित कला की, उसी का एक भाग था। यानी कि कह सकते हैं क्षेत्रीय शैली थी एक तरह से कलिंग शैली, और उसमें जो शिखर होता था उसे देउल कहा जाता था, देउल। इसके बाद मंदिर में 4 मुख्य सभा मंडप जहाँ मुख्य रूप से एक तरह से कह सकते हैं हम सभा मंडप, मंदिर को 4 भागों में विभाजित किया जाता था, जो मुख्य काफ़ी स्पेस वाले जगह थे। तो वहाँ पर तो उसमें 4 मुख्य सभा मंडलों में देख सकते हैं गर्भगृह, ऑब्वियसली गर्भगृह तो आपको पता है कि है मुख्य देवता होता था, उसका स्थान होता था। यज्ञ मंडप, ये प्रार्थना के लिए कक्ष होता था जहाँ पर लोग सब बैठ करके प्रार्थना करते थे। नाट्य मंडल, जहाँ पर अगर मंदिर से रिलेटेड कोई त्यौहार आ रहा है, कोई चीज़ हो रही है तो उसमें नृत्य संगीत ये होता था। भोग मंडल, यानी कि यहाँ पर जो भक्त हैं वो बैठते थे और उनको प्रसाद खिलाया जाता था जब भी कोई फंक्शन होता था। तो इसलिए पहले से ही इतनी अच्छी व्यवस्था इस मंदिर के अंदर की गई कि इधर मंदिर होगा जहाँ देवता रहेगा, उधर प्रार्थना एक जगह प्रार्थना होगी, एक जगह होगी। तो इस तरीके से इसमें 4 मंडप है ना, जो मुख्य रूप से इस मंदिर की विशालता को भी बताते हैं। इस मंदिर की अगर बात करें तो इस मंदिर की दीवारों पर आपने देखा होगा कि दैनिक जीवन के क्रियाकलाप और गतिविधि केंद्रों को दर्शाती उत्कृष्ट नक्काशी मंदिर को पूजा स्थल होने के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक सभागार भी बनाती है। रीजन क्या है कि ध्यान रखना, ये मंदिर अगर आप देखोगे इसमें तो मंदिर है, इसमें जो चीज़ें हैं वो दिखाई गई है, दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें इसकी दीवारों पर सजाया गया है। और साथ ही आपको पता है कि मैंने बताया मंदिर किस प्रकार से सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र का बन था। सांस्कृतिक नृत्य संगीत है मंदिर के अंदर होते थे, है ना, और सामाजिक केंद्र तो इस आधार पर है मंदिर की, आपको पता है सभी लोग आकर के मिलते हैं, लाइजिंग होती है एक तरह से। और लिंगराज मंदिर को स्वयं भू माना जाता है, यानी स्वयं प्रकट शिवलिंग, ऐसे बोलते हैं वहाँ कि शिवलिंग है यहाँ पर स्वयं प्रकट हुए थे और उसी पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था, है ना। और शिवलिंग को हरिहर के रूप से जाना जाता है, हरिहर शिवलिंग है उसको हरिहर के नाम से जाना जाता है। और उड़ीसा में शैववाद और वैष्णववाद संप्रदायों का समन्वय का संकेत है ये, यानी कि यहाँ पर शिव के साथ साथ कुछ चीज़ें वैष्णव के धर्म से भी चीज़ें दिखाई गई है, इसलिए इसको शैववाद और वैष्णववाद संप्रदाय का संकेत माना जाता है। मंदिर का अन्य आकर्षण बिंदु बिंदुसार झील, ध्यान रखना इस मंदिर के उत्तर में है बिंदुसार झील। शिवरात्रि का अवसर पर आपको बताया ये बहुत अच्छा त्यौहार मनाया जाता है क्योंकि भगवान शिव को समर्पित है डेफिनेटली। और मंदिर परिसर में एक चीज़ और लिख रखी है, मंदिर परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित रखा है, परंतु मंदिर के निकट एक मंच है, वहाँ पर कोई भी जा सकता है, ठीक है ना। और मूल रूप से इस मंच का निर्माण ये मुख्य रूप से आपको बताया लॉर्ड कर्जन की टाइम पे करवाया गया था, जब लॉर्ड कर्जन एक बार इसकी यात्रा पर गए थे तब। तो यही चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखने की, क्या है लिंगराज का मंदिर, कौन सी शैली का बना है, किसको समर्पित है, ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है। अगर हम मंदिर स्थापित कला की, आपको पता है मैं इसको देखो शैली को, मंदिर स्थापित कला की अगर
कलिंग शैली देखें, मैंने बताया था कि कलिंग शैली नागर स्थापित कला की एक उपशैली है। नागर स्थापित कला की एक उपशैली है कलिंग शैली। और नागर स्थापित कला आपको पता है उत्तर भारत में एक मेरा बहुत महत्वपूर्ण स्थापित कला थी, दक्षिण भारत में द्राविड़ स्थापित कला थी, और दोनों का मिक्सर थी बेसर स्थापित कला। ये तीनों हैं अगर आपसे पूछा जाए तो, नागर शैली, बेसर शैली और मतलब द्रविड़ शैली, इनका संबंध किससे है? तो ये मंदिर स्थापित कला से है। इसमें जो प्राचीन कलिंग क्षेत्र था आपको पता है ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तरी आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र कलिंग क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, और इसको एक बार अशोक के द्वारा भी जीता गया था। इस मंदिर में इस विशेषता, जिस शैली की विशेषता है, इसमें शिखर थोड़े ऊंचे होते थे और ऊर्ध्वाधर होते थे, और उसे शिखर को देउल कहा जाता था। अगर देउल का संबंध पूछे तो किस शैली से है? कलिंग शैली से, ध्यान रखना। और शिखर से पहले मंडप होते थे, और ओडिशा में मंडपों को क्या कहते थे? जगमोहन या नृत्य मंडप कहते थे। शिखर से पहले मंडप, और आपको पता है मंडप में पूरी तरह जैसे गर्भ, एक मंडप हो गया देवता का मंडप हो जाएगा, जैसे गर्भगृह कहेंगे, एक यज्ञ का हो गया उसको यज्ञ मंडप कहेंगे। तो इस तरीके से इसमें कई मंडप होते थे। इस शैली में मंदिरों के 3 विशेष प्रकार थे। इस शैली के मंदिरों के 3 विशेष प्रकार थे। एक था रेखा देउल, एक था पीड़ा देउल, और एक था खाकरा देउल। यानी कि इसके शिखरों के आधार पर इस मंदिरों की जो श्रेणी है उसको डिवाइड किया गया है। जिसमें आप देखोगे, जिसमें ये चित्र में देख रहे होंगे आपको, रेखा देउल किस तरीके से बना हुआ है, रेखा देउल है वो किस तरीके से बना हुआ है, उसकी आकृति अलग है। और जो पीढ़ा देउल है वो अलग तरीके से बना है। पीढ़ा और जगमोहन जो देउल है ये अलग तरीके से बना हुआ है। तो ये मुख्य रूप से आपसे पूछा जाए, सवाल डायरेक्ट ऐसे आएगा कि रेखा देउल, पीढ़ा देउल और खाकरा देउल का संबंध किससे है? तो इनका संबंध कलिंग मंदिर स्थापित कला शैली से है। रेखा देउल, खाकरा देउल में गर्भगृह होता था, जबकि पीढ़ा देउल में ब्राह्य नृत्य या भोग सभा कक्ष होते थे। ये मुख्य रूप से इसमें जगह है कि जैसे रेखा देउल और खाकरा देउल ये गर्भगृह के लिए थी, जहाँ मंदिर भगवान को समर्पित मूर्ति थी, जबकि पीढ़ा जो देउल है ये मुख्य रूप से जहाँ पर नृत्य भोग या लोग प्रसाद लेते थे वहाँ पर ये चीज़ होती थी। और कलिंग वास्तुकला के अन्य उदाहरण देखें, अगर आपसे अन्य उदाहरण पूछे तो राजरानी मंदिर है उड़ीसा का, ये भी कलिंग शैली का है। और जगन्नाथ का देखें, जगन्नाथ का पुरी मंदिर है, ये भी कलिंग शैली का है। आपने 3 देखे होंगे। अगर आपसे उड़ीसा के 3 ट्राइंगल जो स्थापित कला के केंद्र पूछे जाए तो उसमें एक तीनों को अगर आप मैप पे देखोगे आपको मिल जाओगे। एक होगा लिंगराज मंदिर, ये कहाँ है? ये हाँ लिंगराज मंदिर। एक हो गया सूर्य कोणार्क में सूर्य मंदिर, ठीक है, और एक होगा जगन्नाथ मंदिर, ये हो गया पुरी में, ठीक है ना। ये हो गया सूर्य मंदिर हो गया कोणार्क में, और लिंगराज मंदिर हो गया भुवनेश्वर में। ये तीनों को उड़ीसा का ट्राइंगल जो मंदिर स्थापित करना, मंदिर स्थापित के लिए बहुत फेमस है तीनों मंदिर। इनको अगर देखोगे तो ट्राइंगल बन जाएगा, तीनों को लोकेशन को मिलाओगे तो इसके लिए उस ट्राइंगल का भी ये तीनों भाग है। इसके बाद आता है कि और मंदिर जो सुर्खियों में रहे, सूर्य का कोणार्क मंदिर आ गया, ये ओडिशा में है आपको पता है। और इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा 13वीं शताब्दी में करवाया गया था। सूर्य को समर्पित है ये आपको पता है। और सूर्य देव के 24 मंदिर हैं जो सूर्य रथ का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये देख रहे होंगे आपको चित्र में, एक रथ हो गया, ये रथ हो गया, इतने रथ हैं इसमें। रथ हैं एक प्रकार से ऐसे बोलते हैं कि रथ मंदिर की श्रेणी में रखा जाता है इसको, कि इसमें जो मंदिर बनाया गया है उसमें पूरा रथ की डिजाइन में उसको तैयार किया गया है, और उसमें रथ के पहिए लगाए गए हैं। तो इसमें कम से कम 24 रथ के पहिए हैं। तो मंदिर स्थापित कला के अंतर्गत कई चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है कभी कोई मंदिर के बारे में। एक तो ध्यान रखना है किस शताब्दी का है, किसने बनवाया था, किसको समर्पित है, और कौन सी शैली का है। ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है इसमें मेन में। तो देखो, सूर्य का कोणार्क मंदिर है, 13वीं शताब्दी में बना है, सूर्य देव को समर्पित है, 24 पहियों से युक्त सूर्य रथ का प्रतिनिधित्व करता है, और ये यूनेस्को की विश्व विरासत में इसको शामिल कर लिया गया है। और इसका रंग काला है, इसलिए इसको ब्लैक पैगोडा के रूप से नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा अगर बोला जाए तो नाम सुन के ऐसा लगे कोई साउथ का मंदिर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उड़ीसा का मंदिर है ब्लैक पैगोडा, जो सूर्य का मंदिर है कोणार्क का उसे। और नवीन एवं नवीनीकृत ऊर्जा मंत्रालय ने कोणार्क को सूर्य मंदिर तथा कोणार्क शहर को सूर्य नगरी के रूप में विकसित करने के लिए 100% सोलराइजेशन काम का योजना चला दी। यानी कि जब इसका नाम ही सूर्य मंदिर है तो सरकार का ये उद्देश्य था कि क्यों ना हम इसको रिन्यूएबल एनर्जी यानी सौर ऊर्जा से इसको सारी विद्युत की सप्लाई कर दें। तो इसलिए इसको 100% सोलराइजेशन करने की योजना भी सूर्य के इस मंदिर में चला दी, कोणार्क के इस मंदिर में, ठीक है ना। इसके बाद है विट्ठल मंदिर जो कर्नाटक में है। विजयनगर साम्राज्य के महत्वपूर्ण और शासक थे विजयनगर साम्राज्य की, उसने करवाया था इसका 1422 से 46 ईस्वी के बीच में, मतलब। और इसके बाद देवराय ने इस देवराय के शासनकाल में हुआ था, देवराय द्वितीय के बाद में। इसके बाद कृष्णदेवराय आए थे। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक था।
और इसने इस मंदिर के कई हिस्सों का विस्तार और जीर्णोद्धार करवाया था। और भगवान विष्णु के अवतार विट्ठल को समर्पित है। विट्ठल एक भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, उसी को समर्पित है ये। और ये तुंगभद्रा नदी है जो कृष्णा की सहायक नदी है, उस पर ये आपको पता है ये हम्पी एक शहर है, और उसके उत्तरी पूर्वी भाग में ये मंदिर बसा हुआ है। और आपको पता है दक्षिण भारत का है, तो इसलिए इस मंदिर की जो स्थापित कला होगी वो द्रविड़ शैली है और ये बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है। इसमें बड़े सभागार हैं और पाषाण यानी पत्थर से निर्मित बड़े बड़े रथ है जो आपको चित्र में दिख रही होंगे। तो ये इस मंदिर की एक महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। हम्पी एक जगह है जो विजयनगर साम्राज्य का उस टाइम महत्वपूर्ण राज्य हुआ करता था। तालीकोटा के युद्ध में आपको पता है हम्पी जो नगर है बहुत बुरी तरह से नष्ट कर दिया गया था 1565 का जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और हम्पी कर्नाटक के में स्थित है और यूनेस्को की विश्व विरासत में स्थल भी है। इसका नामकरण पंपा नदी के नाम पर हुआ था, जिसके शहर पर एक तट बसा हुआ है। पंपा आपको पता है तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम था और ये विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी भी थी, ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य में स्थापना आपको पता है 1300 मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन ये छोटे पहले उनके सामंत थे छोटे छोटे, बाद में उन्होंने अलग से एक राज्य है वो बना दिया। और हरिहर और बुक्का नाम के दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी 1336 में। इसके बाद 1565 में तालीकोटा के युद्ध में जो इसी के साथ बहमनी साम्राज्य आया था, उस बहमनी साम्राज्य के 5 छोटे छोटे राज्य थे, उन्होंने मिलकर इस पर अटैक किया और विजयनगर साम्राज्य को बहुत बुरी तरह नष्ट कर दिया गया था उस टाइम। और इसके प्रमुख जो मंदिर है विजयनगर साम्राज्य के, उस मंदिरों में एक है अच्युत राय मंदिर, विट्ठल मंदिर, पट्टभिराम मंदिर और कमल महल। ये प्रमुख विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख स्थापित कला थी। इसके बाद आता है पशुपति मंदिर जो काठमांडू नेपाल में स्थित है। आपको पता है पशुनाथ जी का मंदिर है, वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। और हाल ही में भारत ने इस मंदिर परिसर में इसकी अवसंरचना को डेवलप करने के लिए कुछ इसमें टूट फूट हो गई, तो इसको दोबारा करने के लिए भारत ने नेपाल के साथ एक एग्रीमेंट किया है। जनक इसमें आपको सवाल ऐसे पूछ सकते हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर का संबंध भारत किसके साथ है, तो नेपाल के साथ है। और आपको पता है पशुपतिनाथ है तो भगवान शिव को समर्पित होगा, ठीक है ना। और यह जो परियोजना जो अभी एग्रीमेंट हुआ है इसके अंतर्गत भारत नेपाल मैत्री विकास भागीदार का एक भाग है। आपको पता है भारत और नेपाल के बीच में एक मैत्री संधि हो चुकी है, बहुत पहले हुई थी, तो उसी के अंतर्गत एक भाग है जिसके अंतर्गत भारत यहाँ पर उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास योजना, मैंने कल आपको एक IR में अगर आप देखोगे तो IR में मैंने डिस्कस किया था कि उच्च प्रभाव वाली एक सामुदायिक विकास योजना क्या होती है। वे विकास योजनाएं जिनका प्रभाव सोसाइटी पर पड़ो, जैसे हेल्थ हुई, एजुकेशन हुई या सोशल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई सारी जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको हाई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये एक आपको पता है हिंदू मंदिर हो, नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर परिसर इसी मंदिर में है। ये बागमती नदी, अब आपसे पूछा जाए बागमती नदी कहाँ है, तो बागमती नदी है वो नेपाल में है। और इस मंदिर ऐसे बना हुआ है, ये बागमती नदी इधर इसके परिसर बना हुआ है, तो बागमती नदी के दोनों किनारों पर ये मंदिर बना हुआ है और यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में ये मंदिर शामिल है। इसके बाद आता है सोमनाथ मंदिर। आपको पता है यहाँ पर इसको लूटा था, इसको महमूद गजनी के द्वारा इस पे सोमनाथ के मंदिर पर मुख्य रूप से इसको मतलब जो भी उसने आक्रमण किया था तो उसको काफ़ी हद तक नष्ट कर दिया था। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को सोमनाथ मंदिर के न्यास के अध्यक्ष के रूप में इसका जो ट्रस्ट है मंदिर का ट्रस्ट, उसका अध्यक्ष है प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया हाल ही में। और सोमनाथ मंदिर गुजरात के आपको पता है पश्चिमी तट पर स्थित है, प्रभास पाटन में अवस्थित है, सौराष्ट्र आता है इसमें, सौराष्ट्र के क्षेत्र में। यह शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में सर्वप्रथम का ज्योतिर्लिंग मंदिर माना जाता है सोमनाथ का मंदिर। और वर्तमान में हिंदू मंदिर स्थापित कला की चालुक्य शैली में इसको दोबारा से निर्मित किया गया था। मई 1951 में वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था, क्योंकि काफ़ी नष्ट हो गया था ये उस टाइम पर जब महमूद गजनवी ने इस पर अटैक किया था। और यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, वहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा होगा कितना शानदार लोकेशन है इस मंदिर की। तो 3 नदियों के संगम पर यह मंदिर बना हुआ है, कपिला, हिरण और सरस्वती। इन नदियों का जो संगम माना जाता था, उस 3 नदियों के संगम पर यह मंदिर बना हुआ है सोमनाथ का मंदिर। इसके बाद आता है श्री श्री जय काली मातेश्वर मंदिर। ये नटौर बांग्लादेश में स्थित है, बांग्लादेश का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण 300 वर्ष पूर्व श्री दयाराम ने करवाया था, जो देगपतिया साई वंश का संस्थापक थे। यानी कि ये जो मंदिर आपको दिख रहा है काफ़ी प्राचीन है और बांग्लादेश का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। और हाल ही में वही हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत भारत इसमें दोबारा से निर्माण करने के लिए इसका पुनर्निर्माण मतलब इसमें सहायता दे रहा है बांग्लादेश को, ताकि इसका पुनर्निर्माण किया जाए। आपने देखा होगा चित्र में कितनी खराब स्थिति हो रही है इसकी,
तो उसको इससे वो किया जाएगा। और इसके लिए 2016 में भारत और जो बांग्लादेश है इसके बीच में एक एग्रीमेंट हो चुका था। उसी के लिए ये मंदिर ध्यान रखना, आपको इतना ध्यान रखना है कि किस जगह से है ये मंदिर, वो इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद आएगा बारीकोट गुंडई मंदिर, जो पाकिस्तान में है। भगवान ये उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान के स्वात जिले बारीकोट गुंडई में भगवान शिव को समर्पित है। तो देखो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं मिलान के लिए कि भारत के विभिन्न मंदिर किन किन देशों में, तो बारीकोट गुंडई मंदिर हो गया पाकिस्तान में, श्री श्री काली मातेश्वर मंदिर हो गया बांग्लादेश में। ये चीज़ आपको इतना सा पता होना चाहिए। और थोड़ा सा किस शताब्दी मंदिर बने हुए थे वो भी आपको पता होना चाहिए, और किसने बनवाए थे वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो पाकिस्तान में है, और 13वीं शताब्दी में इसको बनवाया गया था। 13 से वर्ष पूर्व हिंदू शासक द्वारा बनाया गया था। लगभग 13 से वर्ष पूर्व बनवाया गया, अर्थात 8 से 1026 के बीच में मुख्य रूप से इसका निर्माण हुआ था। तो हिंदू शाही शासन यहाँ पर स्थापित था, उसने इसको बनवाया था। और एक हिंदू राजवंश था, आपको पता है हिंदू शाही, जो कावल घाटी गंधार जो क्षेत्र है उस पर उसका अधिकार था। और ये हिंदू शाही इसी राजवंश की एक शाही उपाधि थी, न कि इसका कोई वंशानुगत या नजाती नाम। तो शाही एक तरह से हिंदू शाही उपाधि है, ध्यान रखना, किसी धर्म से ऐसे कोई इसका वो नहीं था। और कुषाण साम्राज्य के पूर्वज कुषाण साम्राज्य के पूर्वजों से उत्पन्न हुआ था ये वंश कुषाण साम्राज्य के पूर्वज से। तो ऐसे माना जाता है कि ये काफ़ी जो पाकिस्तान के इस क्षेत्र में था, और ऐसी जो हिंदू शाही मंदिर है, ऐसी हिंदू शाही जो वंश है इसी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी समथिंग की बात है। अभी पूछा जाए गोलकुंडा किला, आपको पता है बहुत फेमस है जगह है गोलकुंडा, तेलंगाना में गोलकुंडा फोर्ट तो बहुत फेमस है। ये हैदराबाद शहर के पश्चिमी भाग में हुसैन सागर झील भी आपको पता है तेलंगाना में है, तो हुसैन सागर झील के पास है। यह मूल रूप से मंगल के रूप में जाना जाता है, और 1143 ईस्वी में एक पहाड़ी के शिखर पर इसको निर्मित करवाया गया था। वारंगल के शासक के द्वारा मिट्टी के माध्यम से इसका निर्माण करवाया गया था। और बाद में 14वीं और 17वीं शताब्दी में बहमनी सुल्तान और कुतुब शाही के द्वारा, बाद में 14वीं शताब्दी के अंतर्गत तो बहमनी सुल्तानों ने इसका पुनरुद्धार करवाया, और 17वीं शताब्दी के अंतर्गत कुतुब शाही वंश के शासकों ने इसका सुदृढ़ करवाया। तो इस तरीके से बहुत ही गोलकुंडा किला बहुत फेमस है। ब्रिटिश काल के दौरान भी काफ़ी फेमस रहा था गोलकुंडा किला। बूंदी राजस्थान के स्थापित कला की विरासत अगर देखें, बूंदी आपको पता है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है, और ये जो हाड़ौती का पठार है राजस्थान में उस पर है ये बूंदी। और यहाँ पर हाड़ा राजा, राजपूत राजा यहाँ पर शासन करते थे। यहाँ पर हाड़ा वंश था जो राजपूतों का ही एक वंश था। तो हाड़ा राजपूत रियासत की राजधानी थी। यहाँ पर एक हाड़ा राजपूत राजा की ऐसी कहानी है कि युद्ध में जा गया था। वो युद्ध में जाने से पहले जब उसकी शादी हुई थी नई, तो उसको क्या है कि युद्ध में अपनी पत्नी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो उसने अपने किसी सेवक से बोला, रानी से, जब रानी को ये पता लगा तो रानी ने अपना सिर काट के उसको दे दिया कि महाराज को दे दो, देख लेगा इससे, और उसका ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा, और इस तरीके से वो युद्ध में जीत जाएगा। तो ऐसे मतलब काफ़ी बलिदान वाली चीज़ हाड़ौती राजवंश के साथ भी जुड़ी हुई है, और इसे हाड़ौती के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक सीढ़ीदार बावड़ी शहर, सीढ़ीदार बावड़ी, नीला शहर, छोटी काशी के रूप में मुख्य रूप से इसको जानते हैं बूंदी की स्थापित कला को। इस स्थापित कला की विरासत को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे इसमें कई चीज़ें हैं जो बूंदी स्थापित कला है, जैसे गढ़ किला हो गया, तो एक तारागढ़ का किला, हालांकि एक तारागढ़ का किला राजस्थान के अजमेर में भी है और बूंदी में भी है। गढ़ महल, यहाँ पर शाही महल जैसे भज महल, छत्र महल, उम्मीद महल। और यहाँ पर बावड़ी, जो सीढ़ीदार बावड़ी है, सीढ़ीदार बावड़ी इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कोई स्नान करने के लिए आसानी से जा सकते आ सकते हैं। कुंड, ये भी सीढ़ीदार तालाब होते थे जो नीचे जा करके मुख्य रूप से ऐसे मानते हैं इनका यूज है धार्मिक जो स्नान करने के लिए किया जाता था। तो जैसे नाम धावाई जी का कुंड, नागर कुंड, सागर कुंड, रानी कुंड, ये नाम अगर याद आए तो आपको ध्यान रखना है बूंदी स्थापित कला की प्रमुख विशेषताओं में से एक थे, क्योंकि वहाँ पर कोई भी चीज़ बनाएंगे तो ये चीज़ें बेसिक थी, इनको निर्माण करवाते थे। जैसे एक गढ़ होगा, गढ़ महल होगा, बावड़ी होगी, कुंड होगा, मतलब ये सारी बेसिक चीज़ें वहाँ पर होगी। और सागर महल, सागर महल आपको पता है जो मोती महल, सुख महल सागर महल के उदाहरण है। और छतरी, एक छतरी होती थी जिसे सौरासी कहते हैं, एक सौरासी छतरी का ये उदाहरण है। इसके अलावा करंट की फेमस और रही थी हाल ही में, आपको पता है हागिया सोफिया। हागिया सोफिया आपको पता है तुर्की में स्थित एक मस्जिद है, उसको हाल ही में, पहले म्यूजियम था जिसको हाल ही में मस्जिद के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। ऐसे हैं कि 6ठी शताब्दी ईस्वी में अगर देखें तो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी, आपको पता है यहाँ, तो उसने कैथेड्रल चर्च यहाँ पर बनाया था, और उसकी सबसे फेमस जो ये कैथेड्रल चर्च बहुत फेमस था उस टाइम। तो पहले चर्च था, बाद में 1453 में ऑटोमन साम्राज्य का जब अधिकार हो गया तो इसको तोड़ करके इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया।
और 1934 में जब ऑटोमन साम्राज्य चला गया 1920 के अंतर्गत, तो बाद में इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। और हाल में पुनः तुर्की ने, आपको पता है तुर्की की जो एक पॉलिसी चल रही है कि वो इस्लामिक कंट्रियों का अपने आप को लीडरशिप करना चाहता है, तो इसी बेस पर कुछ उसने अपनी चीज़ें चली और उसने इसको पुनः एक तरह से मस्जिद के रूप में कन्वर्ट कर दिया। और यह यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है, जो इसका म्यूजियम है वो पहले, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसलिए आपको ध्यान रखना हागिया सोफिया कहाँ पर है, तुर्की में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो चित्रकला की अन्य शैलियों को देखते हैं। तो चित्रकला की एक शैली है गुफा चित्रकारी। गुफा आपको पता है, अगर देखें तो गुफाओं के अंदर जो चित्रकला होती थी उसको गुफा चित्रकारी के नाम से जानते हैं। गुफा चित्रकारी में हाल ही में सबसे, ऐसा माना जाता है सबसे प्राचीन जो गुफा चित्रकारी है उसकी हाल ही में खोज की गई है, इंडोनेशिया में पाया गया है। लेंग तेंगोंग जो जगह है उसमें एक चूना से पत्थर से निर्मित एक गुफा में कुछ चित्रकारियाँ मिली हुई हैं। और ये चित्रकारी यहाँ पर मत्स्य वाले सूकर होते थे, पेग होते थे, यानी मत्स्य वाले सूअर हैं, उनका क्या है यहाँ पर चित्र बनाया गया है। और इसे साउथ सुलावेसी, आपको पता है साउथ सुलावेसी द्वीप है इंडोनेशिया का, वहाँ पर इसको खोज किया गया है। और ये ऐसा बात है काफ़ी प्राचीन है। इससे पूर्व ये था कि सबसे प्राचीनतम जो स्थापत्य कला की जो मतलब चित्रकारी की जो शैली थी, या जहाँ पर सबसे प्राचीन गुफा चित्र का संकेत मिलता था, वो 13,900 वर्ष पूर्व में था, उससे भी पुराना गया, लगभग 45,000 वर्ष में समथिंग चला गया। तो कुल मिलाकर के इसमें भी यही विशेषता थी, इसकी भी विषय वस्तु यही थी कि जैसे मानव, पशु, शंकर की आकृति, मत्स्य वाले सूकरों जो सुअर होते थे उनकी आकृति, मृग, भेड़िया आदि के शिकार का चित्रण, ये इनकी विषय वस्तु थी जो इस गुफा चित्रकारी के अंतर्गत चित्र किए जाते थे। इस प्रकार के चित्र वहाँ पर मिलते थे। और ये तो आपको पता है भारत के अंतर्गत, अगर आपने पढ़ा ही होगा कि किस तरीके से पाषाण काल को बाद में डिवाइड कर दिया गया। तो पाषाण काल का ये तो विभाजन है। और ये बेसिक पाषाण काल का ध्यान रखना, एक चीज़ आपको जरूर जाने की, कि पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उपरा पाषाण काल जितने भी काल हैं, इनकी बेसिक इनकी विशेषताएं आप, तो ये एक बार ज़रूर देख लेना। पाषाण काल और पाषाण काल के कई पार्ट हैं, उनको ज़रूर देख लेना। वहाँ क्या क्या चीज़ें थी, किस तरह के लोग रहते थे, क्या क्या उनकी विषय वस्तु थी, वो इम्पोर्टेंट है। उनकी समावधि को एक बार इसमें से देख लेना, आपने ये पढ़ ही रखा होगा। तो इसके बाद आपको पता है जो अगर हम उसकी बात करें, इनकी जो स्थापित कला की विषय वस्तु की बात करें, तो विषय वस्तु में ये चीज़ था, जैसे एक तो आप देख सकते हो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो गुफा चित्रकलाएँ थी, और बाद में जो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो गुफा चित्रकला है उनकी क्या विशेषताएं थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो कुल मिलाकर के देखो, अगर नॉर्मल आपको विशेषता बताऊँ तो इनकी विषय वस्तु क्या थी, पहली बात तो जिसे बोलते हैं हम थीम। तो विषय वस्तु इनकी ये थी कि डे बाई डे को लाइफ में होने वाली जो एक्टिविटी है, एक तो वो थी। दूसरी बात, जैसे ये हंटिंग करते थे, मतलब शिकार करते थे और डांसिंग करते थे, तो इनका ही चित्रांकन इनने किया है। दूसरी बात ये इसमें ध्यान रखना, जो चीज़ अब आपको बताया उस टाइम पेंटिंग के लिए जो पेंटिंग की ब्रश होती थी, वो तो नॉर्मली क्या होता था, कुछ पेड़ की कुछ डाली ले ली, उसी को काट करके कुछ ऐसे ही नॉर्मली उससे बनाते थे। और यहाँ ज़्यादातर जो चित्र थे वो मुख्य रूप से एनिमल को ज़्यादा, जानवरों को ज़्यादा फिगर किया गया था मानव की वजह प्री हिस्टोरिकल काल में। और इनमें आपको पता है क्या होते थे, यहाँ पर जो ज्यामितीय आकृति ज़्यादा बनती थी, या तो कोई आयताकार या वर्गाकार या सर्कल या ट्रायंगल, इस प्रकार की इनकी विषय वस्तु थी। और ये मुख्य रूप से इनकी जो अगर देखें इन चित्रकलाओं को, तो ये जैसे मानव के भी चित्र होते थे, यहाँ पर जानवरों के भी चित्र होते थे और ज्यामितीय चित्र भी होते थे। ये इनकी प्रमुख विशेषताएं थी, जो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, जो आप देख सकते हो आद्य ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक काल जाता प्रारंभ का, जहाँ पर जो गुफा चित्रकलाओं की विशेषताएं थी। इसके बाद जो नॉर्मल इतिहास काल में गुफाएँ मिलती हैं, जो बाद में उनकी थोड़ी सी स्थिति थोड़ी सी चेंज हो गई। उसमें क्या है कि उनकी थीम है ना, विषय वस्तु, उनकी थीम बन गई धार्मिक कथाएं। तो आपने देखा होगा, जैसे आप चाहे भीमबेटका की गुफा देखो, जो भीमबेटका नहीं, जैसे आप अजंता एलोरा की गुफा देखो, तो मंदिर स्थापित कला से वो रूप से धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों को उनमें दर्शाया गया है, ठीक है ना। उन्हीं के सीन, उन्हीं के स्थान, जो धार्मिक स्थान है, उन्हीं की चीज़ें इसमें बताई गई है। तो उसके बाद अगर आप इसमें एक बात और देखो, तो इसमें जो बाद की स्थापित कला देखी है, इसमें एक तरह से जानवर की, मतलब एनिमल्स के बजाय ज़्यादातर इसमें जो धार्मिक चीज़ें हैं वो ईश्वर या भगवान के रूप में, उनको मूर्ति के रूप में ज़्यादा अंकित किया गया है इन चित्रकलाओं के अंतर्गत। तो वो चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, इनमें यही अंतर है। जैसे आपको देखा होगा इसमें बढ़िया सा अंतर दिख रखा है कि पहली बात तो क्या क्या अंतर है। पहली बात तो प्राग ऐतिहासिक गुफाओं में क्या क्या अंतर है। तो प्राग ऐतिहासिक गुफा के चित्रों को अगर देखें हम,
तो अगर आपको मैं बताऊँ तो देखो, उत्तर प्राक पाषाणकालीन गुफा चित्र देखें, मध्य प्राक पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकाल गुफा और नव पाषाणकाल गुफा। तो उत्तर पुरा पाषाण जो पुरा, देखो ध्यान रखना, पाषाण काल 3 भागों में बटा हुआ। पुरा पाषाण काल, जैसे पाषाण काल को मैं बाइफरकेट करता हूँ, पाषाण काल, ठीक है ना, पाषाण काल है, ये खुद 3 भागों में बटा हुआ था। एक था पुरा पाषाण काल, एक था मध्य पाषाण काल और एक था नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल भी 3 भागों में बटा हुआ था। एक था निम्न पुरा पाषाण काल, एक मध्य पुरा पाषाण काल, एक उच्च पुरा पाषाण काल, उत्तर पुरा पाषाण काल, ठीक है ना। तो गुफा के साक्ष्य उत्तर पुरा पाषाण काल में सबसे पहले मिलते हैं, गुफा चित्र के साक्ष्य। तो यहाँ पहली बार पशु और मानव और ज्यामितियों के चित्र हैं, उनका निर्माण किया जाता था, एक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। और जानवरों को प्राकृतिक रूपरेखा में, कैसे, जैसे मनुष्य उनका शिकार करता जा रहा है या नृत्य की गतिशील अवस्था में, मुख्य रूप से एक तरह से भावात्मक रूप में पूरी तरह से इनको व्यक्त किया जाता था। यहाँ सजावट की बजाय भाव को ज़्यादा दिखाया जाता था और चित्रों को सटीक ऐस के आकार में मानव आकृतियों के रूप में दर्शाया गया है। और मुख्य रूप से चित्र ये थे कि वो शिकार कर रहे हैं मानव, नृत्य कर रहे हैं मानव, दौड़ रहे हैं, वो दिखाया गया जो उनकी डेली की एक्टिविटी होती थी उसी को। और ऐसा प्रतीत होता है कि इस अवधि के दौरान गुफाओं का ऊपरी हिस्सा था जिसमें सर्वाधिक चित्र चित्रित किए गए थे। तो वो इस काल के अंतर्गत महत्वपूर्ण चित्र इस प्रकार की विषय वस्तु थी। इसके बाद जब मध्य गुफा चित्रों में अगर आप आए मध्य पाषाण काल के अंतर्गत तो इसकी विषय वस्तु सामान्य ज़्यादा चेंज तो हुई नहीं। जैसे कई रूपांकन और डिजाइनों के रूप में अब थोड़ी डिजाइन पे आ गई है ना, और आकर मृदापूर्वक प्रवाहित महीन रेखाओं को करने लगे। पहले तो चाहे बेढंगी बनाते थे, अब थोड़ा और मॉडिफाइड और डिजाइनिंग की आकृतियाँ बनाने लग गए। फिर ये शिकार या साधारण वस्त्र और आभूषण भी धारण करने लग गए। मतलब समय के साथ चीज़ें आपको सजावट की ओर तो कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना। और शेर को धारण करने के लिए मोटे मुखौटे बनाने लग गए। पशु रूप प्रकृतिवादी हो गए, उनका चित्रण करने लगे। मानव आकृतियों को थोड़ा स्थिर भावनात्मक रूप देने लगे, मतलब थोड़ा और ज़्यादा डिजाइनिंग आ गई। पुरुष आकृतियाँ छड़ी के रूप में दिखाई गई है। महिला आकृतियाँ सर्पिल या मधुकोश जैसी जटिल शारीरिक संरचनाओं के साथ दिखाई गई है, ठीक है ना। मानव के पीछे दौड़ते हुए, मतलब मानव को ही दिखाया गया है कि उपचारात्मक का समाधान, जो विशाल जानवर या उपचारात्मक समाधान जो सारी चीज़ें होती थी उनको पूरी तरह छवियों के माध्यम से चित्रित किया गया है। साथ ही नृत्य, गर्भवती महिलाएं, बच्चे, इनका भी मुख्य रूप से चित्र इसमें किया गया है। तो कुल मिलाकर के जो मध्य पाषाण काल की जो चित्रकला की फेमस है वो है भीमबेटका, लाखाजोर और चतुर्नाथ नाला। ये जो चित्रकला की जो शैली है मुख्य रूप से सही डेवलप है मध्य पाषाण काल में गुफा चित्र का हुआ था। हालांकि उत्तर पुरा पाषाण काल के अंतर्गत भी यहाँ पर चित्र बन चुके थे, लेकिन ज़्यादा डिजाइनिंग में ज़्यादा अच्छी तरीके से उनको कह सकें हम अलंकृत तरीके से जो देखने को मिलेंगे हमें, वो मुख्य रूप से इसी काल में मिले हैं। इसके बाद नव पाषाण काल आता है। तो नव पाषाण काल में आपको पता है कि चित्र में संचय अभिव्यक्ति का लोप हो गया और आकृतियों में प्रतीक का दोहराव हो गया, यानी मनुष्य और पशु आकृति अधिक योजनाबद्ध और शैलीबद्ध हुई। वो तो हुई है, अब और ज़्यादा अच्छी तरीके से शैलीकरण को, अलंकरण को, इस पर ज़्यादा फेमस इन्होंने ध्यान दिया। और सामान्यतः आकार तो छोटा हो गया, लेकिन बड़ी आकृतियाँ थी, कुछ बड़ी आकृति हालांकि छोटी छोटी बनाने लगे, उनको और ज़्यादा सजावट के साथ उनको ये चित्र बनाने लगे। और इसमें फेमस है एक तो चतुर्नाथ नाला, ये 1-2 और पिकलिहल या टेक्कन कोटा, ये मुख्य रूप से नव पाषाणकालीन गुफा चित्र हैं जिनका आपको एक बार याद रखना है। इसके बाद अन्य गुफाएं आती है जिसमें आपने देखा हो अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व की चित्रकला का एकमात्र जीवंत उदाहरण है। और आपको पता है इसमें जो विषय वस्तु अगर आप देखोगे तो इन चित्रों में विषय, छत और स्तंभों पर सजावटी प्रतिरूपों को छोड़कर सभी विशेष रूप से बौद्ध में हैं। और ये मुख्य रूप से बौद्ध, आपको पता है अजंता गुफा है, इसमें बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई गुफा है ये। और दूसरी और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का भी इसमें बौद्ध स्मारक बना हुआ है। और गुप्त काल के टाइम पर भी इसका और ज़्यादा सजावट हुई थी। तो ऐसा नहीं गुफा एक काल की है, एक गुफा है, कई काल तक उसमें निर्माण हुआ है। और सामान्यतः अलग अलग राजा आते थे, अलग अलग चीज़ें उन पर वो मॉडिफाइड करवाते, चित्र बनवाते थे। इसलिए जो ये जान रखना अजंता गुफा है, ये आपको पता औरंगाबाद में है, ठीक है ना। और महाराष्ट्र, औरंगाबाद के महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। इसके अलावा आपको देखोगे बाघ की गुफा है, ये 5वीं से 7वीं शताब्दी में है और ये बौद्ध चित्र के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। बाघ की गुफा है और ये सबसे महत्वपूर्ण गुफा नंबर 4 है, जहाँ पर रंगों का महल के नाम से फेमस है बाघ की गुफा। और इसके बाद आता है बादामी की गुफाएँ। ये बादामी गुफाएँ अगर मैं बात करूँ तो बादामी गुफाएँ प्रारंभिक रूप से और चालुक्य वंश की राजधानी में इनको निर्माण किया गया था, भगवान शिव को समर्पित। ध्यान रखना है शैव धर्म से संबंध है, यानी कि प्राचीनतम ब्राह्मणवादी चित्रों को इसमें दिखाया गया है। इसके बाद सत्तनवाल अगर आप सुनोगे तो सत्तनवाल पुद्दुकोटी या पांड्य युग था, आपको पता है 9th सेंचुरी में।
तो उसी के अंतर्गत कुछ जैन मंदिरों को इसमें डेवलप किया गया है। ये गोपा जैन मंदिर थे और इसमें जैन विषयों को प्रतीकात्मक रूप से उनके क्या दर्शन है, क्या शिक्षा है, उनको दिखाया गया है। इसके बाद एलोरा, ये भी आपको पता है इसका 600 से 1000 ईस्वी तक स्मारक का निरंतर स्कल्प हुआ। एलोरा है, ये भी औरंगाबाद में है, ठीक है ना। इसमें बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों से जुड़ी हुई विषय वस्तु है, उसको इसमें डेवलप किया गया है। और कैलाश मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर है, वो इसी गुफा मंदिर के पास, इसी गुफा की जो 16वीं नंबर की गुफा है उसमें कैलाश मंदिर है। इसके बाद एलिफेंटा, ये गुफा है, इनका निर्माण लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य हुआ था और ये हिंदू और बौद्ध दोनों मंदिर यहाँ पर मिलते हैं। और एलिफेंटा में बौद्ध स्तूपों के अवशेष हैं जो सामान्यतः ऐसे मानते हैं कि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के थे, प्रारंभिक टाइम के थे। तो इसमें आपको 2-4 चीज़ें देखनी है बस कि ये पहली बात तो गुफा कहाँ पर, जैसे इसमें देख रखा है। जैसे सीतान मिसल गुफा है, वो आपको पता है तमिलनाडु में है। जगीमारा केव गुफा है जो मुख्य रूप से सुरगुजा जो जगह है आपको पता है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर है। मध्य प्रदेश में काफ़ी है, आपको पता है भीमबेटका की गुफा जो भोपाल में ही है, पास में ही है। और अडमगढ़ हिल और बाघ गुफा, ये तीनों कहाँ पर है? तीनों भोपाल मतलब मध्य प्रदेश में है। और सैसपोल केव ये लेह में, लद्दाख में है। और लखुदियार है, ये मुख्य रूप से अल्मोड़ा आपको पता है उत्तराखंड में है। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा और लेनियारी, ये सारी केव है। लेनियाड्री ये बोल सकते हैं, सारी जो केव है ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र में है। जिसमें आप देख सकते हो अजंता एलोरा है औरंगाबाद में है और एलिफेंटा है मुंबई में है। और बादामी की गुफाएँ ये कर्नाटक में है, ठीक है ना। तो ये प्रमुख गुफाएँ हैं जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। और इनका आपको ये ध्यान रखना है कि किस धर्म से इनकी विषय वस्तु जुड़ी हुई है और किस काल की है और कहाँ पर है, ये 3 चीज़ आपको पता होनी चाहिए बस। इसके बाद आता है एक सुलावेसी कला। सुलावेसी कला विश्व की सबसे प्राचीनतम गुफा चित्र है जो इंडोनेशिया में खोजे गए हैं, सुलावेसी, ठीक है ना। और इनको मुख्य रूप से इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर इनको खोज की गई है। इसलिए जहाँ पर चित्र किस विषय वस्तु के हैं, मैंने बताया था स्थानीय पशु मत्स्य वाले सूकरों के चित्र यहाँ पर पाए गए हैं, जिसमें आपको दिख रहा भी है ये बीच में इसके मत्स्य दिख रहे हैं, ठीक है ना। और इस चित्रकारी का अगर प्रयोग किस चीज़ का किया गया तो चूना पत्थर की गुफा में पाई गई है और उसमें लाल गेरुआ रंग का उपयोग किया गया है। और सुलावेसी मत्स्य वाले सूकरों का चित्रण यह दर्शाता है कि उस समय भी मनुष्यों के लिए पशु बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे। और पुरातात्विकों ने इस गुफा चित्रों को काल मुख्य रूप से बताया गया कि किससे खोजा गया है। तो यूरेनियम श्रृंखला एक पद्धति होती है, उसके माध्यम से ये पता लगाते हैं कि किस किस काल में इसकी खोज हुई है। सुलावेसी द्वीप आपको पता है विश्व के सर्वाधिक प्राचीनतम शैली यहाँ पर पाई जाएगी और इंडोनेशिया में है, इसकी लोकेशन जरा ध्यान रखना। और इससे पहले भी यहाँ कई चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं सुलावेसी के अंतर्गत। विगत सबसे प्राचीनतम मैंने बताया था जो 43,900 वर्ष पूर्व का था और उसमें मुख्य रूप से एक सूकर और भैंस का चित्र मिला था। और गुफा और शैल चित्र जो भित्तियाँ हैं इनकी छतों पर चित्र थे, जो छतें हैं उनके पर भी विभिन्न प्रकार के चित्र हैं उन गुफाओं पर दिखाए गए हैं। और यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में भी ये पाए गए कुछ गुफा चित्र हैं वो। लेकिन यह ध्यान रखना है कि सुलावेसी जो द्वीप है वो कहाँ पर है। इसके बाद भारत की पारंपरिक खिलौना जो पद्धति है, हाल ही में आपको पता है कि भारत का जो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय है उसका पूरा फोकस है कि भारत के खिलौने को मार्केट बनाया जाए बड़ी मात्रा में। तो उसी के अंतर्गत विभाग है आपको पता है जिसको बोलते हैं डिफिट ने हाल ही में भारत की विभिन्न प्रकार की जो हस्तशिल्प और भौगोलिक संकेतक, भारत के जो हस्तशिल्प है विभिन्न प्रकार के और उनको भौगोलिक जीआई टैग मिले हुए हैं, उनको इतना ज़्यादा उनकी गुणवत्ता और नियंत्रण है, उन्हें कुछ आदेशों में छूट दे दी ताकि उनको मार्केटिंग की जाए, है ना। ताकि जिनको जीआई टैग मिला है या कोई भारत की महत्वपूर्ण हस्तशिल्प है, शिल्प कला है, उनको थोड़ा सा कुछ उनकी गुणवत्ता को लेकर के जो उनकी गुणवत्ता का मानक है उनमें थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया ताकि उनको वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाया जाए। और भारत में अगर खिलौना की स्थिति देखें तो भारत में खिलौना जो बाज़ार है वो वैश्विक बाज़ार का बहुत कम है, जबकि भारत में इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, 0.5% ही है। और भारत में विश्व का सर्वाधिक युवा आबादी वाले देश होने के बावजूद भी भारत अभी भी खिलौने में ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाया। 1980 के टाइम पर आपको पता है भारत बहुत आगे था, लेकिन जब चाइना ने डेवलप किया तो चाइना का खिलौना भारतीय मार्केट में आने लगा और इसकी वजह से भारतीय खिलौना 80% चाइना से आयातित होता है। और जहाँ आपको पता है चाइना की गैर जो ब्रांडिंग होती नहीं, बहुत ऐसे ही आता है काम चलाओ। कुल मिलाकर यह है कि चाइना खिलौने के मार्केट में दुनिया में बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो भारत का उस पर टारगेट है क्यों ना हम बन सकें, क्योंकि भारत के पास तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, भारत की प्राचीन विरासत भी है। इसलिए तो इसकी थ्री ये चीज़ की जा रही है।
और चीन विश्व के लगभग 75% खिलौने मार्केट का कंट्रोल करता है। तो भारत का प्राचीन अगर पारंपरिक खिलौना देखा है तो खिलौना आपको पता है किससे बनते हैं, तो लकड़ी के, प्लास्टिक के, वस्त्र के, रेशे के, काष्ठ लकड़ी, रबड़, धातु आदि विभिन्न सामग्रियों का प्रयोग करके आपको हजारों खिलौने बनाए जा सकते हैं। और प्राचीन काल में क्रीड़ा स्थल रहा था खिलौनों का बनाना, एक तरह से एक तरह मनोरंजन का एक साधन भी था। भारत में खिलौने के माध्यम से आपको पता है कहानियाँ भी सुनाई जाती थी। खिलौने के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जीवन की घटनाएं हैं इनको बताया जाता था। और भारत में खिलौने का जो अगर देखें हम, भारत में यदि हम खिलौने का देखें तो इतिहास बहुत पुराना है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में आपने देखा है कि गोल्ड छोटी गाड़ियाँ, नर्तकी की मूर्तियाँ, ये भी मुख्य रूप से हड़प्पा से मिली। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं भारत में, भारतीय इतिहास में इनका बहुत ज़्यादा प्राचीन महत्व है। कुछ पारंपरिक जो खिलौना के केंद्र थे, खिलौना निर्माण केंद्र थे, जिसमें कर्नाटक में चन्नपटना, उत्तर प्रदेश का चित्रकूट, आंध्र प्रदेश का कोंडापल्ली, मध्य प्रदेश का बुदनी रीवा, ये बहुत लोकेशन थी, उस टाइम के सेंटर हुआ करते थे खिलौना मार्केट के। और आपको पता है खिलौने बनाए जाते थे कैसे, पेपर क्ले, यानी कि जो कागज़ होता था उसका पेस्ट बना करके विभिन्न प्रकार की आकृति दी जाती थी, जैसे आज भी करते हैं, आपको पता है, आपने देखा होगा, है ना। उसको बहुत मूर्तियाँ बनाई जाती है, खिलौने बनाए जाते हैं अलग अलग तरह के। लकड़ी के भी खिलौने होते हैं, उनमें वनस्पति रंग आदि की प्राकृतिक चीज़ों को यूज करते हुए वो खिलौने बनाए जाते हैं जो मुख्य रूप से पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं। अब लकड़ी का बनाए तो उसका नष्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई प्लास्टिक बनाया है बड़े डिजाइन से, तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए हमारे जो खिलौने थे, अब चाइनीज़ खिलौने आ रहे हैं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर हम क्यों ना वैश्विक स्तर पर जो दुनिया जब ग्रीन एनर्जी को बढ़ रही है, ग्रीन चीज़ें पर्यावरण के अनुकूल बढ़ रही है, तो हमें भी अपने इन खिलौनों का यूज करने पर बढ़ावा देना चाहिए। और आपको पता है ये आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो वोकल फॉर लोकल का जो नारा लगा था, उसी की तलाश में भारत सरकार ये काम कर रही है। तो ये तो एक घटना है, ये आपको पता नहीं, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन कौन सा खिलौना है। तो चन्नपटना खिलौना कर्नाटक में है। टीपू सुल्तान शासनकाल में ये बहुत फेमस रहा और भारत से ये उपहार लेकर के आए थे। और ये लकड़ी से, मतलब रोगन लेपित काष्ठ कलाकृति से प्रभावित होकर हुआ। और बाद में टीपू ने अपने लोगों को यहाँ पर प्रशिक्षित करने के लिए भारत के लोगों को बुलाया और फिर भारत में चन्नपटना जो खिलौना है इसका प्रचार बढ़ा। इसके बाद आता है किन्नाली खिलौना, ये भी कर्नाटक का है और ये भी लकड़ी से निर्मित खिलौना है और उसमें ज़्यादातर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को बताते हैं। इसके बाद आया कोंडापल्ली, ये आंध्र प्रदेश में है और ये मुख्य रूप से आपको पता है कि इतना ध्यान रखना, ये आंध्र प्रदेश में है और ये दसरा गुड़िया के नाम से भी इसको जानते हैं। आंध्र प्रदेश में इसको जो कंडामपल्ली नाम का जो जगह है वहाँ से इसका डेवलपमेंट हुआ है और इसकी शैली है वो इस्लामी और राजस्थानी कला शैली का इसमें मिश्रण पाया जाता है और यथार्थवादी चीज़ें जो रियलिटी में होती है उसको इसमें दिखाया गया है। एट्टीकप्पा का जो खिलौना है वो आंध्र प्रदेश का है, ठीक है ना। और ये लकड़ी से और लाख से बनाया जाता है और उसमें इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, एक बार देख लेना बस। इसके बाद निर्मल खिलौने तेलंगाना के हैं। निर्मल खिलौनों की शैली अजंता की पुष्पीय और मुगल लघु शैली दोनों का मिश्रण है। तंजावुर ये तमिलनाडु में है। जो गुड़िया बनाई जाती थी, आपको पता है छोटी छोटी गुड़िया इसके अंतर्गत बनाई जाती थी, जिसे तंजावुर थलयाटी बॉम्बे के रूप में, बॉम्बई के नाम से जाना जाता है। इसके बाद लेपा देवी ये मणिपुर में है, ये भी गुड़िया बनाई जाती थी यहाँ पर और भगवान को इस तरह की प्रतिमा के रूप से इसमें दिखाया जाता था, छोटी छोटी गुड़ियाओं को जिन्हें देवी कहा जाता था। और असारी कांदी टेराकोटा खिलौना, ये आपको पता है हड़प्पा सभ्यता में के समान टेरिकोटा था। आपको पता है हड़प्पा सभ्यता भी टेरिकोटा के लिए बहुत फेमस थी, तो असम में है ये। और असम की असारी कांदी जो जगह है वहाँ पर ये डेवलप हुई थी और ये सबसे बड़ा समूह यहाँ पर पाया जाता है और टेरिकोटा मृदभान शिल्प दोनों यहाँ पर डेवलप किए जाते हैं। अन्य में देखें तो उड़ीसा के अंदर आपको पता है कागज़ लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। बिहार में अगर देखें तो कन्यापुत्री गुड़िया सिक्की का कार्य किया जाता है। उत्तर प्रदेश के वाणी में लकड़ी के, उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है उसमें लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में नतुनग्राम में गुड़िया बनाई जाती है। तमिलनाडु में चोप्पू सामान बनाया जाता है। गुजरात में थिंगड़ा डेंगला बनाया जाता है। पंजाब में छनकना गुग्गू ये बनाए जाते हैं। महाराष्ट्र में वो कुछ, इनमें से क्या करना है आपको थोड़ा सा लोकेशन ध्यान होना चाहिए कि कहाँ पर फेमस है। मिलान के लिए आ सकते हैं आपसे या पूछ भी सकते हैं, इसलिए तो इसकी लोकेशन ज़रूर आपको पता होनी चाहिए, मेन तो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। इसके बाद आता है भारत में मध्य प्रदेश की प्रमुख वस्त्र शिल्प कला को देखते हैं जो हाल ही में हाईलाइट रही थी। तो ट्राइफेड, आपको पता है ट्राइफेड जनजातियों के उत्पाद को बेचने का एक विपणन केंद्र, विपणन संस्था है, ठीक है ना। तो हाल ही में उसने मध्य प्रदेश के बड़वानी में स्थानीय जनजाति की आजीविका को बढ़ाने के लिए उनकी जो कुछ
शिल्पकला थी उनको और ज़्यादा ट्रेंड दे करके उनकी आजीविका का स्रोत बनाया जाए, उसके लिए मुख्य रूप से ट्राइफेड अब काम कर रहा है। इसमें बाघ, माहेश्वरी और चंद्री, ये वस्त्र शिल्प का प्रशिक्षण इसको इन दिया जाएगा, और ये तीनों है तो वस्त्र शिल्प कला की शैली है। और आपको पता है मध्य प्रदेश का बड़वानी जो क्षेत्र है वो अपनी सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बहुत ही लो लेवल पर है, इसी कारण से इस क्षेत्र को आपको पता है आकांक्षी जिला के अंतर्गत रखा गया है। और बड़वानी में कोई पारंपरिक शिल्प खुद में तो नहीं है, लेकिन उसके पास के जो क्षेत्र है उनमें पाए जाते हैं। इसमें बाघ छपाई, माहेश्वरी शैली वस्त्रों की प्रमुख पारंपरिक बुनाई है। अगर आपसे पूछा जाए बाघ छपाई कहाँ है तो एमपी में है, बड़वानी क्षेत्र की है। देखो आपको दिख रहा होगा बाघ छपाई किस तरह की है इस क्षेत्र में माध्यम से, यानी कि इसमें क्या है कि प्रिंट कला है, प्रिंट कला के रूप में इसको जाना जाता है। ये बाघ नदी के ऊपर डेवलप हुई थी, बाघ नदी वहाँ पर, इसलिए इसको बाघ शैली के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि सूती या रेशमी वस्त्र होते हैं, उसमें जंग लगे लोहे की भराई, मैंने उस कलर का ब्राउन टाइप में कलर होता है, उससे क्या है कि इनमें बीच बीच में कलर दिया जाता है ना। और फिटकरी या जो एलिजरीन नामक का जो जैव लाल रंग है उसका यूज किया जाता है। इन तीनों का मिश्रण करके फिर इसका यूज किया जाता है। और छपाई प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद वस्त्र को बार बार नदी में प्रवाहित किया जाता है। ध्यान रखना, जब आप छपाई कर देंगे, पूरी तरह प्रिंट कर देंगे, उसके बाद नदी में डाला जाता है और बार बार इस बाघ नदी में उसको धोया जाता है। इसके बाद जितनी ज़्यादा वो धोते हैं उतनी ही इसमें चमक आ जाती है ना। और इसी आधार पर इसको कला का नाम पड़ा बाघ शैली। और सामान्यतः इस कला शैली में श्वेत पृष्ठभूमि देखा होगा आपको, बीच बीच में सफ़ेद दिख रही है, और फिर इसमें बगल बगल में लाल और ब्लैक रंग है, ये भरे हुए हैं। और किस आकृति में, ज्यामिति आकृति में देख रहे होंगे, कोई सर्कल दिख रहा है आपको, कोई ट्रायंगल दिख रहा है, और कोई पुष्प बना हुआ है, ये पुष्प बने हुए हैं इसमें। तो इस तरीके से रचनाएं डेवलप की थी। तो ये एक तरह से कुछ नहीं, जैसे अपन भी नॉर्मली प्रिंट करवाते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा, इसकी शाइनिंग बहुत अच्छी है और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। ध्यान रखना 2018 में इसको जीआई टैग मिला। इसके बाद माहेश्वरी आपको देख रहे होगी, माहेश्वरी है, ये भी सूती और रेशमी कपड़े पर होते थे माहेश्वरी वस्त्र, और जरी से इनको बुना जाता था। और इनका मुख्य उपयोग साड़ी बनाने के लिए किया जाता था, इस वस्त्र का यूज। और ये खरगोन जिले महासवर में नर्मदा नदी के पास स्थित है, उस एरिया की ये जो वस्त्र कला है ये विकसित है, फेमस है। मध्य प्रदेश में आपको देखेंगे तो इसकी जो मध्य प्रदेश के किलों की भव्यता और उसके डिजाइनों में माहेश्वरी वस्त्रों पर तकनीकी बुनाई और रूपांकन का चित्र पाया जाता है। यानी कि इसकी जो पेंटिंग होगी उसमें चीज़ें हैं इस तरह की दिखाई जाएंगी, इनकी विशेषता ये होंगी। और इसमें कई डिज़ाइन होते थे, जैसे चटाई में होता था, और ईंट या डायमंड पैटर्न इसकी जो डिज़ाइन है उनको इसमें शामिल किया जाता था। और इसमें 5 प्रमुख श्रेणियाँ हैं, ये श्रेणी याद हो जाए, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन माहेश्वरी साड़ी को फेमस होने में इनको संरक्षण दिया था होलकर वंश से, जो मराठाओं का एक भाग हो गया था बाद में। तो होलकर शाही परिवार द्वारा इसको संरक्षण दिया गया था, और रानी अहिल्याबाई होलकर स्वयं इनकी बुनाई करती थी, किसकी, माहेश्वरी साड़ियों की। तो बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग में देखिए, इसमें देख सकते हो आप क्षेत्र में, तो ये काफ़ी फेमस थी माहेश्वरी साड़ियाँ। इसके बाद चंदेरी वस्त्र शिल्प के बारे में अगर देखें तो चंदेरी वस्त्र शिल्प है, कितना फैब्रिक है। तो ये मुख्य रूप से पारंपरिक और विशिष्ट वस्त्र है, जो शानदार विलसता युक्त इसमें लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। और इसके अलावा तो चंदेरी ये मुख्य रूप से, इसमें देखो इतना ज़्यादा अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा, सब जो सवाल पूछेंगे वो एक तो ध्यान रखा कि इसका मतलब किस तरह की विषय वस्तु है। इसकी विषय वस्तु है कि हल्की महीन बनावट और शानदार विलसता युक्त अनुभव वाली दिखती है ये। और दूसरी बात, सूती धागे से, रेशम और सुनहरी जरी से बनाई जाती थी, और छोटे छोटे शहरों में इसका विकसित होता था और इसको बेचा जाता था। अलग अलग जगह ये डेवलप हुई थी, जिसको नाम दिया गया था चंदेरी सिल्क कॉटन, चंदेरी प्योर सिल्क, चंदेरी कॉटन। और सिंधिया, इसको संरक्षण दिया था सिंधिया परिवार ने, जबकि आपने देखा होगा माहेश्वरी को संरक्षण दिया था होलकर परिवार ने। और इसके बाद दुनिया की, भारत की बहुत फेमस जो चित्र मतलब वस्त्र कलाएँ थी, उनको आप एक बार देख लेना, इनको एक बार नज़र से जरूर देख लेना। और कौन कौन सी जगह हैं, मतलब किस एरिया में, बस इसका नॉर्थ ईस्ट की जरूर देख लेना, ठीक है ना। तो ये एक बार नज़र से आपको जरूर निकालनी है। इसके बाद कोरवई बुनाई, कोरवई बुनाई है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के कांचीपुरम में प्राचीन और जटिल तकनीक होती थी, इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाता था तकनीक का। और साड़ी के मुख्य भाग, इसमें क्या होता था कि साड़ी है, ये साड़ी है, इसके मुख्य भाग और बॉर्डर पर एक ही करके पृथक रूप से डिज़ाइन है, मतलब इसकी बॉर्डर पर अलग अलग डिज़ाइन होती थी और इसके मेन बीच में अलग अलग तरह की डिज़ाइन होती थी। और उसके बाद इसमें कौशलतापूर्ण बुनाई की जाती थी, इंटरलॉक किया जाता है इसमें। तो कोरवई बहुत फेमस है, आपको बताएं ये कहाँ पर है, तमिलनाडु की है। ट्राइफेड तो आप तो जानते हैं, ट्राइफेड 1987 के एक्ट के अंतर्गत 1984 में 1984 का सहकारी समिति एक्ट आया था, उसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी संस्था के रूप में इसका गठन किया गया है। जनजाति मंत्रालय के अंतर्गत आती है, यानी ना कुछ नहीं, ये भारतीय जनजाति जो सहकारी विपणन
संघ है जो जनजातियों के उत्पाद होते हैं उनको मुख्य रूप से क्या देती है, बेचने का काम करती है, उसके लिए मार्केटिंग प्रोवाइड करवाती है। और ट्राइफेड को जनजातियों द्वारा एकत्रित किए जाने वाले लघु जो वन उत्पाद होते हैं या अधिशेष कृषि उत्पाद होते हैं उनके व्यापार को संस्थागत रूप देने के लिए इसका गठन किया गया था, ताकि ट्राइबल एरियाओं का सामाजिक आर्थिक डेवलपमेंट हो सके। और ये बाजार विकास के साथ साथ सर्विस प्रोवाइडर भी है, दोहरी भूमिका निभाता है। एक तो उनको वस्तु बेचता है और उनको विभिन्न प्रकार की चीज़ें भी प्रोवाइड करवाता है, तो इस तरीके से इसकी दोहरी भूमिका है। और ट्राइबल इंडिया वो है ये ब्रांड इसने चलाई है, जिसके माध्यम से चाहता है कि जो जनजातियों के उत्पाद है उसको ब्रांड का नाम दिया जाए, उसको फेमस किया जाए। और उसमें लगभग संपूर्ण देश में 120 जो भवन आधारित टाइप्स इंडिया आउटलेट्स हैं। तो ये आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ, जो ये लघु वन उत्पाद होते हैं इन पे जो MSP डिसाइड की जाती है वो उसके लिए रिकमेंडेशन कौन देता है, ट्राइफेड देता है। और फिर आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति होती है वो इनकी MSP डिसाइड कर देती है, ठीक है ना। इसके बाद सुर्खियों में रही और कलाएँ हम देखें, जैसे कोल्लम चित्रकारी कहाँ की है, तो कोल्लम चित्रकारी है ये एक सबसे पारंपरिक चित्रकारी है जो मुख्य रूप से इसमें क्या हो सकता है कि इस चित्रकारी में अंतर्गत क्या होता है, जैसे कोई फर्श है तो फर्श पर ज्यामितीय प्रतिरूपों के माध्यम से, जैसे ये देख रहे हैं आपको, ये हो गया पहले बनाया ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल को इससे मिलाया, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा सर्कल बना दिया, फिर इसमें इस तरीके से बनाया गया। और फिर इसमें क्या करते हैं, कलर भर देते थे। और कलर किसका होता था, चावल का आटा और दाल से युक्त मुख्य रूप से या विभिन्न प्रकार की पत्तियों को मिला करके कलर बनाया जाता था और फिर उनको भर देते थे। और इसमें मुख्य रूप से आपने देखा होगा ये कमल बन रहे हैं, तो कमल मत्स्य के चित्र भी हो सकते हैं, इसमें पक्षियों के हो सकते हैं। इन चित्रों का रूपांकन किया जाता था जो मनुष्यों एवं जीव जंतुओं के मध्य एकता का अभिव्यक्ति दिखाते हैं। तो कुल मिलाकर के क्या तरह की डिजाइन इसमें दिख रही है आपको, तो ये कोल्लम चित्रकारी है। और अधिकांश कलाकृतियाँ वृत्ताकार में ही दिख रही है आपको, जो समय में अंतहीनता का भाव, जो समय की अंतहीनता का भाव प्रदर्शित करती है। सूर्य चंद्रमा अन्य चिन्ह भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इसकी वैसे वस्तु नॉर्मली आप इस चित्र को देख करके समझ जाएंगे। और कोल्लम चित्रकारी है, ये शायद कोल्लम चित्रकारी, तो ये पूरे अक्रॉस द साउथ इंडिया में ये कोल्लम चित्रकारी फेमस है। ध्यान रखना, साउथ इंडिया की जो ज़्यादातर स्टेट है उसमें इसका बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है वहाँ पर। इसके बाद आता है बारली चित्रकारी, ये महाराष्ट्र में है। बारली जनजातियों की दैनिक जीवन और सामाजिक जीवन की जो घटनाएं उनको दिखाते थे। आप इसको देखोगे चित्र के माध्यम से, कोई डांस कर रहा है ना, कोई क्या काम कर रहा है, कोई इस तरीके से अलग अलग चीज़ों की एक्टिविटी जो अलग अलग कर रहे हैं उन अलग अलग एक्टिविटियों को इन चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। इसलिए ध्यान रखना, इनकी जो पौराणिक कलाएं और देवताओं की छवियों की चित्रित करने के बजाय उन्होंने सामाजिक जीवन को इसके चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। जैसे आखेट करना, नृत्य करना, बुवाई कटाई जैसी नॉर्मल गतिविधि है उनको इस चित्रों के माध्यम से दिखाया गया। यह बारली चित्रकारी जो महाराष्ट्र में, और इन चित्रों का निर्माण मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। मधुबनी चित्रकारी आपको फेमस होगी, ये तो बिहार की है और आपको पता है यहाँ की वैसे वस्तु देवी देवताओं की है। ये मिथिला की चित्रकारी है और यहाँ की जो प्रचलित लोक चित्रकला है, इसमें जो चटकीले मिट्टी के कलरों का यूज किया जाता था जिनके कारण बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई। और इसकी विषय वस्तु है वो हिंदू देवता, दरबारी दृश्य, विवाह के दृश्य, सामाजिक घटना, इनका चित्रांकन किया जाता था। और इसकी जो जगह बस्ती थी, जैसे स्थलों को बनने के लिए वनस्पति, जीव, पक्षियों के रूपांकनों का डिजाइन किया जाता था। जैसे मान लो ये बन गई कोई आकृति, इसके बाद इसमें जगह बस रही है तो इधर कोई आकृति डाल देती थी, जैसे कोई ट्राइंगल बना देंगे, कोई आयत बना देंगे, या कोई पशुओं का चित्र बना देंगे, पक्षियों का चित्र बना देंगे। इस तरीके से इसकी पूरी पूर्ति करती थी। तो मधुबनी है ये मुख्य रूप से चटकीले रंगों के लिए, चटकीले मिट्टी के कलर रंगों के कारण इसका बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बाद रोगन चित्रकला, ये गुजरात में है। 300 वर्ष प्राचीन शिल्प परंपरा है जो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में डेवलप हुई थी। इस सभी रोगन चित्रकलाएँ, शिल्पकलाएँ बिना खाका से निर्मित है। कोई खाका नहीं, डायरेक्ट लोग लेते हैं कैनवास पर चालू कर देते हैं। ऐसा नहीं कोई चीज़ें पहले ड्राइंग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये मूल रूप से बड़े कैनवास पर धातु से एक छोटी छड़ से रंग करके इसका निर्माण किया जाता है। मतलब कोई कपड़ा दिया जाता है, उसके बाद कलर, अलग अलग कलर लेकर के इसकी डिजाइनिंग की जाती है। और रोगन वस्त्र चित्रकारी करने की तकनीक है, जैसे अरंडी के बीज के तेल से बने गाढ़े चमकीले पेंट। अरंडी के तेल लेंगे और कुछ गाढ़े मतलब विभिन्न प्रकार का पेंट लेंगे, उसको मिलाएंगे और फिर पेन के थ्रू इसको भरेंगे। इस तरीके से इसका निर्माण किया जाता है। और एक दर्पण कला है, क्योंकि पेंट चिपचिपा होता है और दूसरे कपड़ों पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे क्या होता है, एक बना ली अच्छे से डिजाइन कर ली, उधर उसके बाद एक और कैनवास लेंगे बिल्कुल साफ साफ, बिल्कुल उसमें कुछ नहीं है, उसके बाद दोनों को चिपका देंगे। जैसे चिपकाएंगे वो क्या इधर के चित्र उस पर भी बन जाएंगे। इस तरीके से इसको दर्पण कला के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जो मोनपा हस्त निर्मित कला, ये अरुणाचल प्रदेश की है और हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 1000 वर्ष पूर्व की ये जो विरासत है इसको पुनर्जीवित करने के लिए अब मोनपा हस्त निर्मित कागज़ निर्माण कला की इकाई का शुरुआत किया है दोबारा से।
और ये बहुत ही महीन बनावट है, जिसे मौन स्थानीय भाषा में मौन सोगू कहा जाता है। और ये तवांग की जो स्थानीय जनजाति है, तवांग में स्थानीय जनजाति मोनपा जनजाति द्वारा निर्मित की जाती है और उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग भी था उस टाइम। और यहाँ पर ध्यान रखना, इस कागज़ का उपयोग बौद्ध मठों में धर्म ग्रंथों का लिखने के लिए भी इसमें काम किया जाता है, इस कागज़ों का। और मोनपा द्वारा इन कागज़ों का तिब्बत, भूटान, अन्य जगह पर भेजा जाता था और उस समय ये कागज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो इसलिए इसको मोनपा का जो हस्तनिर्मित कागज़ कला है उसको दोबारा से डेवलप किया जा रहा है, ताकि वहाँ के लोगों को दोबारा से उन जो ट्राइबल्स एरिया है मोनपा के, उनको रोजगार मिल सके। इसके बाद पुल्लिकली या पुलिकली, ये केरल की एक बाघ नृत्य कला है, जो केरल की एक लोक कला के रूप में है। इसमें कुछ नहीं, जो लोग हैं नृत्य करते टाइम बाघ की आकृति के शरीर के ऊपर त्वचा बना लेते हैं, जिसमें आप देख रहे होगे पीली, ये लाल और एक काली बना लेते हैं और बाघ की तरह से मुखौटा देखता है उनका, फिर वो बड़ी इसमें नचते हैं, तो उसको बोलते हैं बाघ कला, ठीक है ना। बाघ नृत्य हो गया ये। और ये ढोल ले जाएंगे साथ में, वाद्य यंत्र ले जाएंगे और उन्हीं के साथ करेंगे। ये 2 शताब्दी पूर्व कोचीन के शासक के द्वारा इसको शुरुआत किया गया था, पुलिकली को। पुलिकली जो चित्र के माध्यम से आपको दिख रही होगी केरल की है। इसके बाद डोकरा कलाकृति, ये मुख्य रूप से डोकरा की मैं बात करूँ तो ये पश्चिम बंगाल में है डोकरा कलाकृति, इसमें ध्यान रखना है आपको। इसके बाद नृत्य और संगीत के अंतर्गत आप देखें तो नृत्य में अंतर्गत हाल ही में भारत सरकार द्वारा खेलो इंडिया यूथ में कुछ स्थानीय खेलों का समावेश किया गया है। और आपको इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना, इसको एक तो सबसे पहले ध्यान रखना है, खेलो इंडिया कार्यक्रम है वो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है, जिसका उच्च मुख्य उद्देश्य है कि जो ज़मीनी स्तर से या दूर दराज की जो टैलेंट है, छिपा हुआ टैलेंट है, उसको निकाल कर लाया जाएगा और फिर उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम उनको ट्रेनिंग देंगे और फिर वो ओलंपिक में या विभिन्न प्रकार की जो खेल आयोजन होते हैं उनमें मेडल जीते, उसके लिए इसको लेके आए थे। और उसमें कुछ अभी प्राचीन खेल को भी सर्च किया गया है, तो उन खेलों को देखते हैं। इसमें 4 को शामिल किया गया, गतवा, कलारीयुट्टू, थांगटा और मल्लाखम। तो ये कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। तो जैसे भारत के अन्य मार्शल आर्ट की मैं बात करूं तो जैसे आपने देखा होगा तमिलनाडु में कौन सी है, तो तमिलनाडु में हो गया ये सिलंबम, मणिपुर में स्तरित सरक, हिमाचल प्रदेश में ठोडा, बंगाली में लाठी खेला, लाठी खेलते हैं वहाँ पर, और महाराष्ट्र में मर्दानी खेल, जम्मू कश्मीर में स्केट। ये प्रमुख खेल हो गए जो मुख्य रूप से इनकी ये मार्शल आर्ट है जो अलग अलग जगह खेली जाती है। इसके अलावा आपको पता है कि हाल ही में भारत सरकार का कहना है कि योग को ज़्यादा महत्व दिया जाए, क्योंकि वो खेलों के डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए आयुष मंत्रालय और युवा कार्यक्रम मंत्रालय, जो खेल मंत्रालय, उन दोनों ने योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के लिए बहुत ज़रूरी माना है कि एथलीट होते हैं उनको ये योगा करना चाहिए। इससे न केवल उनकी मानसिक स्थिति बल्कि शारीरिक चीज़ें भी डेवलप होती है। अब ये 4 स्वदेशी खेल जिन्हें हाल ही में इसमें शामिल किया गया है खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत, है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। इसमें है कलारीपट्टू, ये केरल की मार्शल आर्ट है ना, इतना ही ध्यान रखना, इससे भी काम चल जाएगा। कलारी वहाँ की स्वदेशी औद्योगिक प्रथाओं की विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करता है और ये चिकित्सा प्रणाली थी वहाँ पर एक, उसी का भाग था। तो देख रहे होगे इसमें इस तरीके से खेलते हैं इस कलारीपट्टू को। मल्लखम ये मध्य प्रदेश की है। इसमें क्या होता है कि एक तेल लगा देते हैं इस खंभे पर और फिर इस पर मुख्य रूप से जो ऊपर पहुँच जाएगा सबसे ऊपर, तो वो था इसमें ये था कि देखो कि भारतीय पारंपरिक खेल है। पहलवान एक काष्ठ के स्तंभ पर लटकते हुए रस्से का योग व कुश्ती के दाव पेचों को हवाई प्रदर्शन करते हैं इस मल्लखम्ब में। उस पर लटक करके मतलब जो लठ होता है उस पर लटकते हैं और क्या क्या कुश्ती कलाएँ हैं उनको दिखाते हैं। और ये 12वीं शताब्दी में इसका हुआ था और ये कहाँ पर है, MP की है। गतका, इसमें क्या होता है कि कोई छड़ी लेते हैं और या कलाकार हैं उनके बीच में मतलब एक तरह से लड़ाइयाँ मतलब कलाबाजी करते हैं और ये 15वीं शताब्दी में हुई और पता है पंजाब का है गतका। और थांगटा ये मणिपुर की मार्शल आर्ट है। इसमें तलवार के माध्यम से लड़ाइयाँ होती है, युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया जाता है तलवार या भाला के माध्यम से, और युद्ध कौशल प्रदर्शन और देव आराधना को ये समर्पित है। और श्वास लेने के तरीके, ध्यान अनुष्ठान जैसी शारीरिक चीज़ें भी इसमें सीखी जाती है और किस तरीके से तलवार को चलाया जाता है उसकी ये कला बहुत फेमस है और मणिपुर की। इसके बाद आता है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो हाल ही में सुर्खियों में रही हैं। इसमें देख सकते हैं हम जैसे भवाई मुख्य रूप से ये सौराष्ट्र उत्तरी गुजरात का एक नुक्कड़ नाटक है भवाई, ध्यान रखना। और ये अनूठी मंच कला भी है और इसमें भावों को प्रकट किया जाता है, इसलिए इसको भवाई दिया गया है। इसके अलावा इसमें विभिन्न प्रकार की परंपरागत वेशभूषा पहनी जाती है और पुरुष सदस्यों द्वारा इसका प्रदर्शन किया जाता है। और मुख्य रूप से जो तरगला समुदाय है वो उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और ये तरगला लोग हैं मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों से संबंधित हैं।
मतलब दोनों धर्मों को मानने वाले होते हैं ये। इसके बाद आता है गुजरात का लोक नृत्य गरबा। आपको पता है गरबा तो गुजरात का लोक नृत्य ही है, और नवरात्रि या वैवाहिक अवसरों पर इसका आयोजन किया जाता है। इसमें गरबा एक दीप है और उसमें दुर्गा की मूर्ति लगा करके फिर उसके समक्ष डांस करते हैं। ढोल भी इसमें पीटा जाता है। इसके बाद यक्षगान, ये नाट्य रूप में यक्षगान आपको पता है कर्नाटक की परंपरागत जो नाट्य शैली है, जिसमें नाटक करते टाइम विभिन्न प्रकार की कथाओं को प्रस्तुत किया जाता है, जो मुख्य रूप से पौराणिक कथाएं होती हैं, जैसे कि महाभारत की, रामायण की, इनको। और इनमें जो डिजाइन की जाती है, मतलब कोई कथाकार होता है विभिन्न प्रकार की, मतलब सस्ते हैं इसमें पूरी तरह से, जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा किस तरीके से ये सस्ते हैं, तो उस तरह की इसमें महत्वपूर्ण है। और ये 11वीं-15वीं शताब्दी के मध्य भक्ति आंदोलन के दौरान इसका विकास हुआ था। तो इसमें सबसे ज़्यादा सवाल आएंगे डायरेक्ट, यक्षगान कहाँ की है, गरबा कहाँ का रहा है ना। इतने ज़्यादा गहराई सवाल नहीं पूछे जाएंगे, उसकी संभावना कम है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि थांगटा कहाँ का है, गतका कहाँ का है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और थोड़ा बहुत ये भी पता होना चाहिए कि इसकी संबंध किससे है। इसके बाद हम देखते हैं भाषा एवं साहित्य पर। तो प्रबुद्ध भारत पत्रिका, तो प्रबुद्ध भारत पत्रिका है, ये मुख्य रूप से रामकृष्ण मिशन द्वारा चलाया गया एक अंग्रेजी का भाषा का मासिक पत्र है। स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका की स्थापना मुंबई में की थी, और 1896 में PIRC BR अय्यर और ये प्रमुख लोग इसमें शामिल थे प्रबुद्ध भारत की। और इसी प्रबुद्ध भारत के द्वारा एक पत्रिका निकाली गई थी, उसी का नाम है प्रबुद्ध भारत। और उसमें कौन कौन से नेता जुड़े हुए थे ध्यान रखना, जैसे PIRC BR राज्यम अय्यर, GG नरसिम्हाचार्य, BB कामेश्वर, ये प्रमुख है। और इसकी देश की सबसे लंबे समय तक प्रचलित रहने वाली अंग्रेजी की जो मासिक पत्रिका थी ये प्रबुद्ध भारत। इसमें उस टाइम के लिए हमको बताया ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विषयों के संबंध में लेख लिखे जाते थे। इसमें लेख लिखने वालों में सुभाष चंद्र बोस भी थे, बाल गंगाधर तिलक का भी लेख गया था इसमें, सिस्टर निवेदिता, श्री अरविंदो, सर्वपल्ली राधाकृष्ण का लेख भी इस पत्रिका के अंतर्गत गया था। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन ने अन्य पत्रिका भी चलाई, जैसे उद्बोधन, ये बंगाली भाषा में लिखित एक मासिक पत्रिका थी, और स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इसको चालू किया गया था। इसके बाद आती है वेदांत केसरी, ये अंग्रेजी भाषा में थी, इसमें भी सांस्कृतिक आध्यात्मिक पत्रिका थी। और इसके बाद श्री रामकृष्ण विजयम, ये तमिल मासिक पत्रिका थी। तो ये मासिक पत्रिकाओं को आपको ध्यान होना चाहिए कौन कौन सी कहाँ पर, 4 इसमें नाम आएगा होंगे आपको, प्रबुद्ध भारत, ठीक है ना, प्रबुद्ध भारत पत्रिका, उद्बोधन, वेदांत केसरी और श्री रामकृष्ण विजयम। इसके बाद रामकृष्ण मिशन के बारे में आप तो जानते ही हैं कि इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1897 में की गई थी, दोहरे उद्देश्य के लिए। 2 उद्देश्य थे इसके। एक तो ये था कि जो स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे, उसकी जो शिक्षाएं थी उनका प्रचार करना और भारतीय लोगों की सामाजिक स्थितियों में सुधार करना। और इसकी शिक्षा ये थी, ये परोपकारी और स्वयंसेवी संगठन था। इसमें था कि मोक्ष और प्राप्ति करनी है आपको तो कर्म करो और दूसरों की सेवा करो बस। और ये संगठन 3 आदर्शों पर जीता था। पहला आराधना, दूसरा आत्मा की संभावित दिव्यता, धर्मों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, यानी सहिष्णुता, विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, मानव सेवा, है ना, इस पर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फोकस थी रामकृष्ण परमहंस के इसकी। इसके बाद कुछ चीज़ें और रही, जैसे मंगोलिया कुंजूर, आपने सुना होगा। मंगोलिया कुंजूर कुछ नहीं, भारत के संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के अंतर्गत जो मंगोलिया कुंजूर की जो विभिन्न प्रकार के वॉल्यूम थे उनका पुनर्मुद्रण के लिए एक योजना चलाई है। ये क्या होता है, मंगोलिया कुंजूर बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे, है ना, जिसमें मंगोलिया बौद्ध द्वारा काफ़ी सम्मान दिया जाता था। और ये मंदिरों में कंजूर की पूजा, अर्थात कंजूर की पत्तियों का पाठ करते थे, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया मंगोलियन कंजूर। कुछ नहीं, बौद्ध धर्म में उसके ग्रंथों की लिपियाँ हैं ये। और भारत सरकार द्वारा पर्यटन मंत्रालय ने 2003 में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य था कि भारत की जो विभिन्न प्रकार की पांडुलिपि हैं उनका संरक्षण किया जाए, उनको दस्तावेज में कन्वर्ट किया जाए। ये काम करने के लिए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन चलाया था। और उसी के अंतर्गत हाल ही फिलहाल में ये जो मंगोलियन कुंजूर है, जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, उसको क्या किया जा रहा है, दोबारा से रीप्रिंटिंग किया जा रहा है। इसके बाद आता है तांगम, ये तिब्बत बर्मा भाषा परिवार की एक मौखिक भाषा है, जो अरुणाचल प्रदेश के तांगम समुदाय द्वारा बोली जाती है। और इसको यूनेस्को की जो वर्ल्ड एटलस ऑफ इंडेंजर लैंग्वेज है, उसकी क्रिटिकल इंडेंजर्ड भाषा में रखा गया, अर्थात बहुत ज़्यादा लुप्त होने वाली संभावना है इसकी। भारत में अगर संकटग्रस्त भाषाएं देखें हैं तो भारत में 197 भाषाएं अब तक संकटग्रस्त श्रेणी में आ चुकी है। संकटग्रस्त के जो विभिन्न प्रकार के मापक है उसमें, और विश्व के किसी भी देश में सबसे ज़्यादा भारत है जिसकी सबसे ज़्यादा भाषा संकटग्रस्त में आ गई है।
और संकटग्रस्त भाषा को कहते हैं। यूनेस्को के अनुसार यह है कि उस भाषा को बोलने वाले लोग अगर 10,000 से कम हो तो उसे हम लुप्त प्राय की श्रेणी में रखते हैं। और वे भाषाएं गंभीर रूप से लुप्त प्राय भाषा हैं जो केवल किसी विशेष समुदाय के पितामह या मातामह या वृद्धजनों द्वारा बोली जाती है। यानी कि कुल मिलाकर के एक होती है लुप्त प्राय और एक होती है गंभीर रूप से लुप्त प्राय। लुप्त प्राय में यह है कि 10,000 लोग अभी भी बोल रहे हैं, कम से कम 10,000 से कम लोग, ठीक है ना। उसके बाद लुप्त प्राय में है कि आज की कोई भी पीढ़ी उस भाषा को नहीं बोलती, या तो दादाजी या परदादाजी उनको बोलते थे और एक आध दो लोग बुजुर्ग लोग हैं वो इसको बोलते हैं। अब कुछ टाइम बाद वो बुजुर्ग लोग चले जाएंगे, उसके बाद वो भाषा ही लुप्त हो जाएगी। उसको बोलते हैं क्रिटिकली इंडेंजर, मतलब एक तरह से क्रिटिकल इंडेंजर जो लैंग्वेज है उसको। और भारत में हाल ही में ये तमांग समुदाय द्वारा जो बोलने वाली भाषा है तांगम, ये तांगम के साथ भी यही होने वाला है और इसलिए इसको क्रिटिकली इंडेंजर की श्रेणी में रखा गया है। एक चीज़ और देना, 1971 के अनुसार भारत में 10,000 से कम लोगों द्वारा जब बोली जाने वाली भाषा किसी भी भाषा को आधिकारिक सूची में शामिल नहीं किया गया। यानी कि जो 1971 में जो जनगणना हुई थी उसमें यह था कि जो 10,000 लोग बोलेंगे कम से कम उसी को आधिकारिक सूची में शामिल किया जाएगा, इसलिए इसको शामिल नहीं किया गया। लुप्त प्राय भाषा के संरक्षण के लिए भारत ने एक कार्यक्रम चलाया कई। एक तो है लुप्त प्राय भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए योजना। इसके अंदर अगर कोई लगता है कि कोई भाषा लुप्त होने वाली है तो उसकी डिक्शनरी तैयार कर ली जाती है पहले से और फिर उसको प्रसार किया जाता है। और इसके लिए मुख्य रूप से भारत में 9 केंद्रीय विद्यालयों में लुप्त प्राय भाषाओं के केंद्र स्थापित किए गए ताकि उनकी डिक्शनरी तैयार की जाए, उनको दोबारा से प्रसार किया जाए। इसके बाद आता है बक्साली पांडुलिपि। तो एक काले बिंदु शून्य गणितीय प्रतीक के रूप में प्रथम रिकॉर्ड के रूप में ये भारत के ग्वालियर के मंदिरों में पाई गई है, इतना ध्यान रखना इसमें। और इसमें गणितीय पांडुलिपि है ये, इसमें गणित की चीज़ों को दिखाया गया है। और आपको बताया शून्य का उपयोग लीलावती ने किया था, शून्य का उपयोग लीलावती में भी किया गया है। और गणित के लिए आपको फेमस है भास्कराचार्य, भास्कर द्वितीय, तो वो गणित के वो फेमस थे गणित के मामले में। और ये जो पांडुलिपि है ये मुख्य रूप से गणितीय जो प्रतीक है उनको दिखाती है। इसके बाद दिल्ली सरकार ने कोंकणी भाषा अकादमी स्थापित करने को स्वीकृति दी। कोंकणी भाषा क्या है पहली बात तो कोंकणी ध्यान रखना 8वीं अनुसूची में शामिल है और हिंदू यूरोपियन भाषा है जो गोवा, कर्नाटक और केरल और जो मुख्य रूप से कोंकण तट है इसके तटवर्ती क्षेत्रों पर ये भाषा बोली जाती है। पश्चिमी घाट का कोंकण तट है उस पर। और इसको 1992 में आपको पता है 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया था। और ये भारत में हिंदू यूरोपियन भाषा बोलने वालों की संख्या में सर्वाधिक, जो आपको पता है भारत में हिंदू यूरोपीय भाषा है वो सर्वाधिक बोली जाती है। और पूरा उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है हिंदू यूरोपीय भारत में हिंदू यूरोपीय भाषा का जो समुदाय है उसमें आता है। इसके बाद बेल्स उर्दू सम्मेलन, ये इसका आयोजन है हाल ही में किया गया है राष्ट्रीय ऊर्जा भाषा विकास परिषद के द्वारा। और राष्ट्रीय ऊर्जा भाषा विकास परिषद ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक हाई एजुकेशन को लेकर के एक शिक्षा विभाग है जो स्वायत्त है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि उर्दू भाषा को बढ़ावा दिया जाए, उसको विकसित किया जाए, उसको प्रसारित किया जाए। और आपको पता है कि उर्दू भारत की 8वीं शेड्यूल है उसमें सूचीबद्ध है, उर्दू 22 भाषाओं में से एक है। इसके बाद यूनेस्को की विभिन्न प्रकार की विरासत है, इसमें आप देख सकते हो। इसके बाद यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची, आप में इसको पता होना चाहिए कौन कौन शहर है। तो हाल ही में आपको पता है मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। और इन दोनों को अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। भारत में से पहले 38 स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और जिसमें 38 में से 7 तो सांस्कृतिक स्मारक थे, 7 प्राकृतिक स्थल थे और 1 मिश्रित स्थल है जो आपको देखने को मिलेगा असम के काजीरंगा वाला एरिया है, उसमें वो मिश्रित है। और आपको पता है एक तो चीज़ ध्यान रखना, ऐतिहासिक शहरों की दृष्टि से अगर देखें तो इनको क्या हुआ है कि ऐतिहासिक शहरी भूदृष्ट अपने सभी मूर्त और अमूर्त गुणों के लिए संपूर्ण मानव पर्यावरण एवं भौतिक केंद्रित और पर्यावरण के संरक्षण के लिए आगे की अवधारणा को डेवलप कर। कुल मिलाकर ये कुछ नहीं है इसमें इतना ज़्यादा। इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है ग्वालियर के बारे में बात की गई है। तो ग्वालियर और जो ये दूसरा ओरछा शहर है ये मध्य प्रदेश में दोनों शहर स्थित हैं। और ग्वालियर आपको पता है अपने महलों और मंदिरों के लिए विख्यात है। सास बहू का मंदिर है वो ग्वालियर में ही है। और दूसरी बात, ग्वालियर की स्थापना 9वीं शताब्दी में। और ओरछा मंदिर है वो यहाँ की प्रमुख स्मारक है। जहांगीर महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर इसके लिए फेमस है और इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में पूर्ववर्ती बुंदेल राजवंश के द्वारा की गई थी, उनकी ये राजधानी भी रही थी। जब किसी स्मारक को वर्ल्ड यूनेस्को में शामिल किया जाए, आपको पता है, तो उसका मतलब ये है कि उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तो पहली बात तो उसको वो मिल जाती है, महत्व मिल जाता है। और दूसरी बात, ऐसी स्मारकों का रासायनिक उपचार किया जाएगा ताकि उनको पुनः से
चमकाया जाए, उनमें जो होने वाले नुकसान है उनको पुनरुद्धार किया जाए। तो ये जितनी भी साइट्स भारत में दी गई है इनको आप एक बार ज़रूर देख लेना यूनेस्को विरासत के अंतर्गत। और हाल ही में आपको पता है धौलावीरा को भी जोड़ा गया है, ठीक है ना, और रयप्पा मंदिर है तेलंगाना में, उसको भी इसमें जोड़ा गया है, रामप्पा मंदिर तेलंगाना का, उसको भी इसमें जोड़ा गया है। तो इसके बाद स्ट्रीट हॉकर संस्कृति। स्ट्रीट हॉकर संस्कृति सिंगापुर की है, जिसमें क्या होता है कि उसको हाल ही में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है यूनेस्को की में। इसमें क्या होता है कि ये प्रथा मुख्य रूप से प्रथाएं, प्रतिनिधि, अभिव्यक्ति, ज्ञान, कौशल आदि को जो मुख्य रूप से समुदाय समूह कुछ के अपने में चिन्हित किए जाते हैं, अमूर्त विरासत की श्रेणी में रखा जाता है। अमूर्त विरासत की श्रेणी की तो बात छोड़ो, ये क्या है कि अमूर्त विरासत है, कुछ भी हो सकती है, यानी कि कोई प्रथा हो सकती है, कोई अभिव्यक्ति होती है, ज्ञान भी हो सकता है, कला भी हो सकती है, सांस्कृतिक स्थल भी हो सकता है, जो किसी समुदाय, किसी समूह या किसी व्यक्ति के मामले में उसकी सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्से के रूप में चिन्हित होता है, उसे अमूर्त विरासत की श्रेणी में रखा जाता है। अमूर्त विरासतों के उदाहरण है, ये मौखिक परंपराएं भी हो सकती है, कोई प्रदर्शन कलाएं भी हो सकती है, कोई लोकल ज्ञान भी हो सकता है, और कोई पारंपरिक कौशल भी हो सकता है, ठीक है ना। और किसी भी समाज में अगर देख सकते हैं तो इनका प्रबंधन, संरक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी करने पर किया जाता है, तो उसको मूर्त सांस्कृतिक विरासत कहा जाता है। और इसे दो होती है, एक होती है अमूर्त और एक होती है मूर्त। अमूर्त होती है जो उसी जनरेशन के अंतर्गत रहती है, और मूर्त होती है जिसको ट्रांसफर किया जाता है। जैसे आप देख सकते हो भवन स्मारक, ये मूर्त हो गए, ठीक है ना। अमूर्त एक तरह से हम इस तरह की कहते थे कि अमूर्त दिखाई नहीं देता, अगर इसको लोकल लैंग्वेज में अगर आप समझें, अमूर्त दिखता नहीं है, और मूर्त स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा। हॉकर अगर केंद्र की बात करें तो हॉकर सिंगापुर की बहुसंस्कृतिवाद की प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिसमें चीनी लोग, भारतीय मूल के लोगों के बेहनी और स्वादिष्ट भोजन का विक्रय किया जाता है हॉकर में। और हाल ही में जो ये स्ट्रीट हॉकर है संस्कृति है, ये मुख्य रूप से सिंगापुर की, जिसको यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है, इतना आपको ध्यान रखना है बस। इसके अलावा भारत की विभिन्न अमूर्त विरासत है जो इसमें शामिल है, जैसे मुडियेट्टू, ये मुख्य रूप से केरल की एक पारंपरिक रंगमंच है, जिसको इसमें शामिल किया गया। कुरियाट्टम, ये केरल का सांस्कृतिक रंगमंच है, इसको ध्यान रखना, ये केरल की सबसे पुरानी जीवंत नाटक परंपराओं में से एक है। लद्दाख की अगर चीज़ें देखें तो लद्दाख में बौद्ध जाप, जो विभिन्न मठों में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जो जाप किए जाते थे, मतलब विभिन्न प्रकार के जो ग्रंथों का पाठन किया जाता था, उसको बौद्ध जाप बोलते हैं। तो उनको मुख्य रूप से किसमें शामिल कर दिया गया, अमूर्त विरासत में शामिल किया गया। और संकीर्तन, ये आपको पता है कि मणिपुर की उपासना पद्धति है, और ये उसके उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति भी है। तो इसका संबंध कहाँ से है, मणिपुर से है। और जडियाला गुरु के ठटेरे, ये मुख्य रूप से पंजाब से है, जो बर्तन बनाने की जो कला है उसका प्रतिनिधित्व करती है। कालबेलिया आपको पता है राजस्थान का, कालबेलिया समुदाय का जीवन शैली से जुड़ा हुआ एक नृत्य है, जो सपेरों के से उनका संबंध है। रम्मन, ये उत्तराखंड की पारंपरिक अनुष्ठान शैली है, जो भूमियाल देवता मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया जाता था। उसके अलावा रामलीला की मैं बात करूं तो ये दृश्य इसमें क्या हुई है कि गायन, कथा, वादन आदि के माध्यम से रामायण है उसको प्रदर्शित किया जाता है। तो ये भी उत्तराखंड से संबंधित है। नौरोज आपको पता है फारसी समुदायों का त्यौहार है नौरोज। वैदिक मंत्रोच्चारण, ये आपको पता है 3500 साल वर्ष पूर्व जो वैदिक लिखे गए थे, उनका मंत्रोच्चारण मुख्य रूप से संस्कृत कविताएं, दार्शनिक संवाद, मिथकों को कहता है। और इसका संबंधी मुख्य रूप से भारत में अन्य जो क्षेत्रों में फैला हुआ है, और ये भी अमूर्त विरासत में शामिल है। कुंभ का मेला, ये भी अमूर्त विरासत में शामिल है। और आपको पता है कुंभ का मेला एक स्थान पर तो 12 साल में लगता है, और ये 4 जगहों पर लगता है, इलाहाबाद, हरिद्वार, उत्तराखंड, मतलब उज्जैन और नासिक। यानी कि जो नदी है उसका आपको ध्यान होना चाहिए, कौन कौन सी नदी पर ये लगता है। उसके अलावा उज्जैन में आपको पता है, जो उज्जैन में कुंभ का मेला, इस महाकुंभ है, उसका आयोजन 144 साल में होता है। और अर्ध कुंभ मेला 2 स्थानों पर लगता है, हरिद्वार, इलाहाबाद में। ये प्रत्येक 6 वर्षों में आयोजित होता है यहाँ पर अर्ध कुंभ का मेला। और उज्जैन कुंभ का मेला बृहस्पति की स्थिति में सिंह राशि में स्थित होने पर प्रत्येक 12 वर्ष बाद आयोजित होता है, जिसे सिंहस्थ कुंभ के नाम से जाना जाता है। छऊ नृत्य पूर्वी भारत का प्रमुख नृत्य है, जो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में गाया जाता है। इसको अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे झारखंड में इसको सरायकेला, उड़ीसा में मयूरभंज का छऊ, और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी इसके एक्टर होते हैं, जो इसमें एक्टिंग करते हैं, वो मुखौटे पहनते हैं, उसके आधार पर वो नृत्य करते हैं। और इसमें रामायण और महाभारत जैसी
जो महाकाव्य है उनकी किंवदंतियाँ हैं, उनकी लोक कथाएँ, उनको इस नृत्य के माध्यम से दिखाया जाता है। और इसमें युद्ध प्रिय प्रथाओं को भी विकसित किया गया है इसकी। और योग आपको पता है ये भी अमूर्त जो विरासत है उसकी सूची में शामिल है। और इसके अंतर्गत ये है कि ये योग है जो शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक है। तो ये बाहर के कौन कौन से इस विरासत है जो अमूर्त विरासत की श्रेणी में शामिल है वो आपको याद होनी चाहिए। तो अभी हम इसको इतना ही करते हैं और इसके बाद इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो थोड़ी सी आपको याद रखनी है, थोड़ा सा कहाँ पर, इतनी ज़्यादा गहराई से भी नहीं जाना। आप ये ध्यान रखना किस जगह से इसकी संबंध है, बस उसी से सवाल आएंगे। तो उससे ज़्यादा आप गहराई पे जाओ तो कोई दिक्कत वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि सवाल डायरेक्ट इसी तरीके से आते हैं बस। और इसको यहीं ख़त्म करते हैं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।